नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का खास वीकेंड प्रोग्राम बरगद है, जिसमें हम मशहूर शख्सियतों से तसल्ली से बात करते हैं। वैसी ही तसल्ली जिसका जिक्र किताबों में होता था, अब तो जिक्र ही बचा है, क्योंकि पास में मोबाइल बचा है। घड़ी घड़ी ब्लैक मिरर में दाखिल हो जाते हैं और तसल्ली की यादें करते हैं। या कोई इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल दे, हैविंग गुड टाइम विद तसल्ली, तो लगता है कि हाँ, कोई बरगद के नीचे बैठा था। बरगद देखते हैं तो इंस्टा पोस्ट याद आती है, तसल्ली याद नहीं आती। तो हमें लगा कि हम सब अपनी जिंदगी का ये जरूरी सबक याद रखें। इसके लिए जरूरी है कि तसल्ली से बात करें। आज के बरगद की मेहमान शीबा चड्ढा, कमाल की एक्ट्रेस, थिएटर की, वेब सीरीज की और फिल्मों की। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शीबा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, ये बताइए, ये आपके नाम की क्या कहानी है? मेरा शीबा, ये बेवकूफियत का नाम है ना, मुझे मतलब आज तक कोई कनेक्शन नहीं लगता अपने नाम से, लगता है किसी और का नाम। और सरदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, फुली गुरसिख, सब जगह सरदार सरदार ना, वैसे वाली फैमिली। तो उनको लगा कि ये बहुत कुछ एक मॉडर्न टाइप नाम होगा उस टाइम, है ना। तो शीबा और बहन का नाम शीना, तो इमेजिनेशन भी उधर से उधर तक ही गई 1 इंच की। और तो या मतलब आज तक वाकई कोई कनेक्शन नहीं लगता इस नाम से, मतलब लगता है किसी और को बुला रहे हैं। कहीं मैं लिखा भी देखती हूँ ना अपना नाम, तो मुझे लगता है ये अजीब सा है। तो या आई विश कुछ और होता ना। तो आपने जब बिटिया का नाम रखा तो यू आर वेरी कॉन्शियस कि मुझे शीबा शीना जैसे नाम नहीं रखने? हाँ, एक्चुअली her father chose her name. My daughter's name is Noor, and तो her father had chosen कि लड़का है तो वो चूज करेंगे, और लड़की है तो वो चूज करेंगे, और लड़का है तो मैं चूज करूंगी। So he'd already chosen Noor, and that was आपने क्या नाम सोच रखा था लड़के के लिए? मेरे को वीर और अबीर बहुत अच्छे लगते हैं, ये दोनों नाम। ओके, वीर है ना, वीर, इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो आप नाम का जिक्र कर रही थी, कैसा था शीबा और शीना का बचपन? सहारनपुर, दिल्ली? हाँ, तो पैदाइश सहारनपुर, पर 3 साल में ही दिल्ली, उसके बाद आ गए जब I was just 3। तो mother, father, my sister and I, we moved to Delhi। जैसे कहते हैं ना, मुझे कोई खास ऐसा बहुत से लोगों के बचपन की ऐसी कुछ ऐसी त्रास भरी कहानियां होती हैं, कुछ है ना, कुछ तो भी रहता है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं ना, तो बहुत ही ठीक कूल टाइप बचपन था मेरा। एक चीज की जो शिकायत अगर मैं कहूँ रही हो बचपन में, वो शायद ये रही कि जिस चीज में बहुत लगन और पैशन और जिधर मेरा लव था, वहां पे कोई स्पेशल प्रोत्साहन नहीं मिला घर की तरफ से। ना ही प्रोत्साहन नहीं मिला, मतलब काफी पहले तो अटकन भी आई, बिकॉज, और मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकती, अब उस कंडीशनिंग से लोग आते हैं यार, आप क्या बोलो अपने माँ बाप को। बिजनेस फैमिली, सडनली एक बच्चा उठ के बोल रहा है उस समय, 80s 90s, मैं दिल्ली में, कि हमें तो एक्टिंग करनी है। बट एक्टिंग भी करनी है तो इट्स जस्ट लिटरली कि हमें थिएटर करना है। सो इवन दैट वाज सच अ बिग डील इन दिल्ली एट दैट टाइम ना, क्योंकि आप रिहर्सलों के लिए रात को जाएंगे, रात को आएंगे, लड़के होंगे, फलान ढिमकान, कोई सेंस ही नहीं है, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है इस फैमिली का ना आर्ट से, इन दैट सेंस, दूर दूर तक। तो रेजिस्टेंस एक रही, और लेकिन माँ ने साथ भी दिया और रेजिस्ट भी किया, तो एक पुश एंड पुल का एक ना संबंध रहा हमेशा। तो कोई कोई चीज वो हाँ कर देती थी, कोई कोई चीज में वो अटक जाती थी। तो थोड़ा वही चलती फुलती, लाइक दैट वाज बिट लाइक दैट इन चाइल्डहुड। बट माँ काम पे जाती थी। क्या करती थी मैम? क्या करती थी काम? तो हमारी एक फैक्ट्री थी, तो हम लोग के बिजनेस में ही वो एल्यूमिनियम की जो फिटिंग्स होती है ना, जैसे डोर हैंडल्स एंड वो, उसकी फैक्ट्री थी। तो वी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर दैट। तो वो काफी छोटी उम्र में जब हम छोटे थे तो वो काम पे जाने लगे, व्हिच आई यूज्ड टू लव। तो मुझे कभी ये नहीं होता था कि अरे मैं घर आती हूँ मेरी माँ नहीं है, मुझे अच्छा लगता था कि माँ नहीं है, आप खुले से अपना आपको जो करना है आप करो, चिल एंड या ओवरऑल वेरी कूल टाइप, मतलब कोई ऐसा वो नहीं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली, किसी चीज मतलब बेसिक। न्यू राजेंद्र नगर में रहते थे आप लोग? हाँ, माय गॉड, यू रियली डन योर होमवर्क। हाँ जी, न्यू राजेंद्र नगर में। और स्कूलिंग वगैरह? कार्मल कॉन्वेंट, एक कॉन्वेंट स्कूल जहाँ पे सब लड़कियां और नन्हे
नन्स और लड़कियां, और तो ये मेरी माँ की इंसिस्टेंस है। शिवा, how is it studying in a all girls school? क्या प्लस माइनस होते हैं? यार मुझे तो बहुत बेवकूफियत लगती है कि कोई भी बच्चे सेम जेंडर की स्कूल में पढ़े, मतलब आप बहुत ही लिमिट कर रहे हैं ना उनका वर्ल्ड भी, बहुत ही छोटी उम्र से, और किसी तरह का डिप्रेशन रहेगा ही। एक जो एक बिल्कुल नेचुरल सहज भाव से आप किसी भी ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्ट करने का जो एक चीज होनी ही चाहिए, बिकॉज वो आपकी आगे की लाइफ में भी बहुत चीजें इन्फॉर्म करेगी वो चीज, आपका क्या रवैया है टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स। तो अगर आई थिंक सेम जेंडर स्कूल में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली वो क्यूरियोसिटी का लेवल, वो एक नॉर्मल सी का लेवल एकदम ही अलग होता है, और फिर आप काफी टाइम तक उसको अनलर्न, उसको ना सीखने की कोशिश में काफी वक्त, आई थिंक जब हम बाहर निकलते हैं दुनिया में, वो चला जाता है। मुझे तो बहुत बेवकूफियत का आइडिया लगता है, मुझे पता ही नहीं है कोई क्यों किसी ने इजाद किया है, तो या बेवकूफियत है। जब आप स्कूल में थी तब ये थिएटर या म्यूजिक वगैरह की गुंजाइश बनी? हाउ डिड ऑल स्टार्ट दैट मैजिक मोमेंट? या आई एक्चुअली देयर इज, बिकॉज मुझे बहुत सी चीजें ना वाकई याद नहीं रहती, मैं सच बताऊं, लेकिन वो एक मोमेंट मुझे सच्ची में याद है कि हम लोग ना सेकंड फ्लोर पे रहते थे, हमारी फर्स्ट फ्लोर पे एक फैमिली रहती थी, वो भी काम पे जाते थे, उनके बच्चे होते थे, तो हम लोग काफी मिलना जुलना था हम लोग का। तो वो एक प्रोफेसर रही थी, आई थिंक माता सुंदरी कॉलेज में, मिसेस गोयल, तो उनका थिएटर में काफी रुचि थी, तो वो एक दिन हमको श्रीराम सेंटर ले गई, ये शीला भाटिया का नाटक दिखाने, मैं लाडली मैना तेरी। तो उससे पहले कभी नाटक देखा नहीं, कभी जीजस नो के होते हैं नाटक एंड ऑल दैट, उतना ही, पर वो जो नाटक देख लिया, एक तो श्रीराम सेंटर, आई मीन आई स्टिल थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिएटर्स वी हैव इन द कंट्री। यस, बहुत उम्दा थिएटर है थिएटर के लिए। तो वहां पे वो नाटक, और मतलब जैसे बोलते ना हाथों से तोते जो उड़ जाते हैं ना, जब मतलब आप बिल्कुल ही जब ऐसे रह गए, तो वो वाकई हुआ था मुझको। एंड लगा था कि ये जो भी दुनिया है ना भैया, इस दुनिया से तो जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, क्या जुड़ना है, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप ये 12-13 बहुत, साल की थी तब? हाँ आई थिंक मैं उतनी ही रही होंगी, या मैक्सिमम, या वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जैसे बोलते हैं, ऐसा था। एंड व्हेन डिड यू फर्स्ट परफॉर्म इन श्रीराम सेंटर? पहली बार कब परफॉर्म किया? I think it was चिंगारी करके एक ग्रुप था दिल्ली में, जिसमें रजत रजत वगैरह, कपूर, जी जी रजत, हम लोग अतुल कुमार, ये सब अतुल भी लोग, थे, हाँ। राहुल वोरा भी जो है, हम्म। तो ये हम लोग का ग्रुप था। तो अतुल मेरे दोस्त थे, whom I later married, तो उनकी वजह से मैं स्कूल ही में थी तब, तो उन्होंने मुझे चिंगारी में इंट्रोड्यूस किया, एंड तब मुझे याद है हमें शुरू में प्रॉम्प्टिंग करते थे नाटकों की, है ना, वो नाटक कर रहे हैं और आगे की लाइन किसकी मिस हो गई, और प्रोडक्शन, तो इस तरह आप एंटर करते हैं। तो एक आई थिंक वेटिंग फॉर गोदो करके बहुत सुंदर एक नाटक है बेकेट का, जिसकी बहुत ही सुंदर ट्रांसलेशन में रजत कपूर ने की है। आई थिंक रजत स्पेशल टैलेंट लाइज इन ट्रांसलेशन, आई थिंक एटलीस्ट ऑफ थिएटर टेक्स्ट, तो बहुत सुंदर ट्रांसलेशन है वो, उन्होंने डायरेक्ट की थी, हमारे एक दोस्त थे चंदू, चिंगारी में उन्होंने की थी। तो उसमें एक बॉय का छोटा सा किरदार है, वो 2 बार आता है आती है, पता ही नहीं वो क्या है ना, उसको एक न्यूट्रल जेंडर जैसे देखा जाता है अक्सर, तो पर कहा जाता है उसको बॉय है, तो वो रोल मैंने किया था बहुत छोटा सा, आई थिंक दैट माइट हैव बीन, आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं याद, लेकिन चिंगारी के साथ में ये पहला रोल था, जो कहें, और वही पहला नाटक प्रोफेशनली, आई वुड थिंक इट वुड बी चिंगारी व्हिच आई वुड हैव डन। दिस इज इन 80s? आई वुड थिंक दिस वुड बी 80s, हाँ मुझे कुछ याद नहीं रहता यार ये सब चीजें, बट आई थिंक इट वुड बी 80s, या ओके। आप चूंकि बाद में भी थिएटर से जुड़ी रही हैं, है ना, ये जब हम लोग, जैसे मैं जब जेएनयू में लिटरेचर पढ़ रहा था, थिएटर पढ़ रहा था, तो वेटिंग फॉर गोदो का बार बार जिक्र आता है, हमारे कई व्यूअर्स ने भी अलग अलग कलाकारों से सुना है। क्या है ऐसा इसमें जो एवरीबॉडी वांट्स टू अटेम्प्ट इट? आई थिंक इसमें सभी कुछ है, एक बहुत मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स और सरल कमेंट्री है वाकई जिंदगी की, पर जैसे बोलते हैं ना महाभारत में, जो अगर महाभारत में कोई चीज नहीं है तो वो कहीं भी नहीं है, ऐसा कहा जाता है ना, बिल्कुल। तो मुझे लगता है उसका कुछ एक काफी कंडेंस्ड अंश मुझे वेटिंग फॉर गोदो लगता है, वो नाटक के
प्रीटी मच सार जो है ना वो है, हर मोटा माटी का एक सार उस नाटक में है। बहुत ही मुझे रिफाइंड और हाई लेवल का वो टेक्स्ट लगता है, बहुत ही कुछ नगीना है वो and I think it's just yeah, it's a pretty condensed, almost perfect commentary on life as we know it in this Maya, you know. हाँ अच्छा, तो आप थिएटर कर रही थी, फैमिली में सब लोग बिजनेस इन्वॉल्व थे, तो जो हम लोग की एक यूजुअल 10वीं 11वीं 12वीं की चिंताएं होती है कि बोर्ड एग्जाम है, कितना स्कोर, वो सब। मुझे कभी इन चीजों ने छुआ ही नहीं ना। तो बैक बेंचर वाले बच्चे होते हैं जो, वो वाले थे हम कंप्लीटली, कि मतलब बोर्ड आ रहे हैं, पता आ रहे हैं, घंटे से कुछ भी नहीं आता, लेकिन ना पढ़ाई करनी है ना उसकी कोई ज्यादा फिक्र हो रही है। तो अब मेरी जो बेटी है वो मुझसे टोटल विपरीत है। ओके, तो वो है कि उनको तो टोटली करियर एंड एकेडमिक्स ड्रिवन, नॉट जस्ट करियर, आई वाज करियर ड्रिवन बट नेवर एकेडमिक्स ड्रिवन। तो मेरा बच्चा अब ऐसे एकदम, मैं ऑपोजिट जो देख रही हूँ, तो मुझे खुद को वो कहना पड़ता है कि अच्छा अच्छा ठीक है करने दो। नहीं तो मेरा पहला होता था कि क्यों कर रही हो होमवर्क, अरे छोड़ो ना, क्या पढ़ाई कर रही हो, ये हमारी लड़ाइयाँ होती थी, है ना। तो मैं वो बिल्कुल ही, कि मुझे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा एकेडमिक्स में, बिकॉज आई ऑल्सो फील वेरी स्ट्रांगली ना दैट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमको एज ह्यूमन बीइंग्स फेल कर देता है, फेल है वो हमारे लिए। आई थिंक इट्स द बिगेस्ट स्कैम ऑफ दिस सेंचुरी। आई थिंक वी हैव कंप्लीटली, दिस इज वन थिंग, हम वी गॉट इट रॉन्ग, हम वी डिडंट गेट आवर एजुकेशन राइट, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, जैसे कि वो मछली को कहता है कि आप पेड़ पे चढ़ो, ऐसा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो मैं मछली हूँ, तो मुझे कह रहे हैं आप चढ़ो पेड़ पे, मुझे नहीं आता ना मुझे इंटरेस्ट है ना मुझे चढ़ना है पेड़ पे भाई, ना ही मुझे आता है, लेकिन आप कहो कि चढ़ो। तो आई थिंक मेरा एजुकेशन के साथ में ऐसा ही हमेशा रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्यों करना है मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ना ही मेरे को इसका कोई यूज दिख रहा है बियॉन्ड अ पॉइंट। आप मुझे उतना मैथ सिखा दो कि मैं मल्टीप्लाई और ऐड कर सकूं जब मुझे आगे बिल देने हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उससे ज्यादा मुझे क्यों सिखा रहे हो भाई, मेरे किस काम का है ना। और वो प्रोटोजोआ के बियॉन्ड में और लीफ का बिल्कुल जो डिमार्केशन है, मेरे को नहीं है उसमें इंटरेस्ट, है ना। तो एजुकेशन से तो हमेशा मतलब ऐसा था कि क्यों ही करवा रहे हो। तो वो टीचर वाला वैसा वाला कि अरे दिमाग बहुत है, अप्लाई नहीं करती ना, सारी उम्र यही सुना है ना, वो टाइप का मामला। तो बट आई थिंक द गुड थिंग वाज कि मैं एलोक्यूशन वगैरह में खूब अच्छी थी, तो स्कूल के लिए जाके इंटर स्कूल कंपटीशन में वो जीत के ले आती थी, तो फिर स्कूल थोड़ा ठीक रहता था, नाटक में कर दिया। एंड फिर आप जब थोड़े कॉन्वेंट टाइप सेटअप में थोड़े अलग से टाइप होते हो ना, थोड़े ज्यादा रिबेलियस, थोड़े थोड़े वो, तो देन वो लड़कियां भी आपकी you know what I mean, it's a very common girls thing, so there's an attraction, for lack of a better word, क्या बोलते हैं आप, एक वो You वाला you लड़का you जो are you are like a gang leader. कोई इंटरेस्ट नहीं था गैंग लीडर गैंग होने का। लीडर, आइकन, बिट रिबल, मतलब वो उन हाँ मैम की तरह या उन आइकॉन तो दीदी की नहीं, तरह। हाँ, हाँ बट जैसे मेरी बहन पढ़ाई में बहुत बढ़िया, हाँ मैं उसमें एकदम निटखट्टू बिल्कुल। और अपनी बहन की रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में जो टीचर है मेरी बहन को पसंद करती थी, तो वो थोड़ा उनके, मेरी बहन के चलते थोड़ा हमारी भी गाड़ी निकल जाती थी उसके चलते साथ साथ। फिर थोड़ा नाटक कर लिया, थोड़ा एजुकेशन सीख लिया, तो ऐसे ही। तो क्या बोलते हैं, एक ना थोड़ा टॉलरेंट बिनाइननेस के साथ में मुझे झेला गया स्कूल में आई वुड से। आपने जो बात खिलखिलाहटों के बीच कह दी, मुझे लगता है कि वो हर स्कूल और एजुकेशन पॉलिसी छापने वाले कागज के हर दस्ते पर सबसे ऊपर लिख देनी चाहिए कि मछली को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाना है। हाँ I यार। really want you to explore this point more. Of course, we'll talk about parenting, cinema, and everything. सो आई थिंक क्योंकि हम इतना फेल हो गए ना, इस एक कोर, ये एडिफिस है हमारी सोसाइटी का, पिलर होना चाहिए ना एजुकेशन, लेकिन किस तरह की एजुकेशन, क्योंकि हम इतना फेल हो गए, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए हमारी सोसाइटी भी फेल हो गई है इन दैट सेंस ना। एकदम पैनिक, स्ट्रेस, सक्सेस, कंपटीशन, दूसरे की नजर, एक हसल, एक हरी, तो हमारा ये कोर है हमारी सोसाइटी का ना। ये कहीं पे हमारे एजुकेशन सिस्टम से आता है, मुझे ऐसा लगता है,
टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि इन चीजों पे इतना प्रीमियम है, सक्सेस एक तरह का ना, उस पर इतना प्रीमियम है, और वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। आप कौन से स्कूल में हैं, आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, अब कितने आए, है ना। तो एक तो ये एग्जाम का सिस्टम ही आप देख लो, यानी हम मशीन है क्या कि पूरे साल का एक चीज आपको ऐसे रटा होना चाहिए कि आप वो 2 घंटे के पेपर में सब वॉमिट कर दो। क्या है हम, क्यों ऐसा होना चाहिए, है ना। आई मीन, और कौन सी चीजें, कितने लोग सही से कह सकते हैं कि जो उन्होंने दूसरी क्लास में पढ़ा हो या चौथी क्लास में पढ़ा हो, अनलेस या वो मतलब उनको 20 साल बाद भी याद रहो, नहीं रह सकते ना। तो क्यों ना हम ऐसी एजुकेशन हो जो हमको लाइफ स्किल सिखाए, हमको हम कौन है हमको वो दिखाए, थोड़ा इट्स लाइक अ मोर होलिस्टिक समझ, जो कि बहुत स्कूल्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे क्या होता है कि फाइनली पेरेंट्स, यू नो हाउ ना, पैनिक ड्रिवन पेरेंट्स आर, कि बच्चे के लिए कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो फिर वो एक स्कूल आई थिंक एक लेवल तक वहां पे चलते हैं, फिर एक लेवल पे आके उनको टो द लाइन करना पड़ता है, क्योंकि फिर बोर्ड्स का फंडा तो है ही, वो नहीं है तो फिर आप दिखाओगे क्या कि बच्चा कहाँ से निकला और फिर आगे कहाँ अप्लाई करेगा। तो जो स्कूल अलग भी जाने की कोशिश करते हैं, वो उनको एक जगह आके दे हैव टू फॉलो द सिस्टम, एंड वंस दैट हैपेंस देन देयर इज अगेन कॉन्फ्लिक्ट। एंड फंडा क्या है कि जब वो बच्चा जो एक ऐसे ही एक सुंदर सिस्टम में चल रहा हो, फिर उसको इस सिस्टम में बोला जाए कि अब आपको बोर्ड करना है, इसलिए आपका ये वाला प्रेशर है, तो वो आ गया, फिर बस वो उस सिस्टम में आ गया, आप उस क्या करेगा फिर वो बच्चा ना। तो फिर वो चीज इतनी बड़ी हो जाती है, मतलब ये बोर्ड नामक चीज ही क्यों है बोर्ड्स में, मतलब आई ऑलवेज, मतलब माय डॉटर इज गोइंग टू डू इट नेक्स्ट ईयर, मैं तो क्यों क्यों क्या है ये चीज, बोर्ड्स क्यों होने चाहिए, 10वीं 12वीं, ये क्या माइलस्टोन्स हैं, इसका क्या सेंस है हमारी लाइफ में, और ये बोर्ड्स का क्या सेंस है, और जितना प्रीमियम डाला जाता है ये मार्क्स के ऊपर बोर्ड्स के, क्यों, कि वो बच्चा पूरे साल रटे बैठ के, रोट है ना लार्जली, वो तो सब ये जानते ही हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम में रोट कितना कितना रट लोगे आप और रिटेन कर लोगे, बट हमें याद करी हुई चीज क्यों रिटेन करनी चाहिए ना। हिस्ट्री, बायोलॉजी, दीज आर थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर, इसमें समझ का क्या है ना, समझ के आप कुछ एक बेसिक चीज उसका फंडा समझ के आप वो कह पाओगे, लेकिन बाकी चीजें आपको याद ही करनी पड़ेगी, तो उसका क्या फायदा, जो चीज आप याद करोगे आज और आपको 2 साल या 1 साल बाद भी याद नहीं रहे, तो इतना एनर्जी और उस पर इतना एम्फोसिस क्यों, उसी एम्फोसिस और एनर्जी को हम कहीं और डालें, तो एक बच्चे का ज्यादा होलिस्टिक, हम सबका ज्यादा होलिस्टिक ग्रोथ हो सकता है, जो वाकई लाइफ स्किल्स जो हमारे काम आए यार, जो हम बाद में बड़े होके फिर यहाँ किताबों से, दोस्तों से, सत्संग से, गुरु से हम फिर शुरू करते हैं, वो वही क्यों नहीं शुरू होता, यू नो। तो या मुझे तो लगता है बिल्कुल फेल है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आप जब नूर के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, आप जाती हैं? मैं जाती हूँ, ज्यादा नहीं बोल सकते बिकॉज यही प्रॉब्लम है यार, ये तो अभी तो नूर का स्कूल अलग माना जाता है, शी गोस टू स्कूल कॉल्ड त्रिधा व्हिच इज अ रुडोल्फ स्टाइनर स्कूल, तो उनकी काफी चीजें बहुत ही अलग है नॉर्मल स्कूल से, लेकिन वो ये कहीं पे आके फिर फाइनली बोर्ड्स, अब जब बोर्ड्स है तो फिर उस तरह का स्ट्रेस, मतलब ये बच्चों के एग्जाम नहीं होते छठी क्लास तक, ये होमवर्क बहुत कम पहले मिलता है, फिर सडनली एक टाइम पे जाके स्कूल पागल हो गए, फिर बच्चों को समझ में नहीं आता कि अरे यार अभी तक तो सही जा रहा था मामला, अब ये स्ट्रेस, ये टेंशन, तो so they haven't cracked it on that level, I think. No? They've cracked it on a lot of wonderful stuff they do. They work a lot with the hand, the head and the heart. उनका ये फंडा है, तो वाकई मतलब कि बच्चों को ले जाके चावल बुआ के फिर वापस जाके कटाई के लिए इस तरह की चीजें, ये हाथ से ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं ना, मतलब मैं दंग रह जाती हूँ, छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां दोनों, ऐसी हाथ की सुंदर चीजें, लेकिन फिर वो सब कहीं छूट सा थोड़ा जाता है और फिर वो सिस्टम को फॉलो करने का टाइम आ जाता है, तो इट्स सैड। तो ज्यादा नहीं बोलती मैं स्कूल में बहुत जाके, क्योंकि बियॉन्ड द पॉइंट फायदा नहीं। And you have these discussions with Noor where you push her ki, Now what's your skill set, what's your skill set, what are you liking, what are you exploring on your own beyond syllabus? that तो वो काम तो चलते ही रहता है, आई थिंक बिकॉज हम लोग खुद पढ़ते पढ़ते रहते हैं, कुछ देखते देखते रहते हैं, तो वो आई थिंक चलते ही रहता है, बिकॉज यू नो फादर इज आल्सो अ थिएटर डायरेक्टर, तो आर्ट से अतुल का बहुत ज्यादा, यू नो फादर नेम इज अतुल, बहुत ज्यादा लेना देना है, क्वाइट अलाइव, तो वो वर्ड्स बहुत अलाइव हैं बेटी के लिए, जो आउटसाइड एकेडमिक्स है उसको उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग और समझ है उसकी जगह की,
लेकिन वो क्योंकि खुद एज अ बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बहुत एकेडमिक्स ड्रिवन है, तो कहीं पे वो सक्सेस का फंडा उसके लिए बड़ा होगा, है ना, इन द वे सोसाइटी अंडरस्टैंड्स इट, वो नेचुरली, क्योंकि ना तो अतुल से आया है ये बात और ना मुझसे, क्योंकि हम बिल्कुल ही विपरीत है उसके। तो एक अजब है कि यू नो व्हेन अ चाइल्ड कम्स टू योर लाइफ, दे कम विद देयर ओन just their own journey, yeah, which is so different than yours, and the thing is how can you allow that, because हम वही resist करते रहते हैं ना, तो So, अगर so you had these discussions, वो 12वीं में कि अच्छा बेटा आगे क्या करोगे, बिजनेस करोगे, थिएटर करोगे, एडमिशन कहाँ अरे मुझे करोगे? कोई इंटरेस्ट ही नहीं है डिस्कशन में, आगे क्या करोगे उसको है भाई, नहीं वो नहीं, तो when you were in 12th, oh when I घर पे। was in 12, oh actually not really, but I do remember कि मेरे को ना हमेशा से काम करना था, ये हाँ, था कि I have to be a working woman who's independent financially, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, मैं उसका श्रेय अपनी माँ को बहुत स्ट्रॉन्गली दूंगी। मेरे को आज तक कभी नहीं याद कि उन्होंने कभी ऐसी बात कही हो कि शादी शादी करना मतलब वो तो इनफैक्ट ऐसी सी कुछ उनसे आती थी कि मत ही करो तो बेहतर है, लाइक माय सिस्टर इज नॉट मैरिड, शी इज एल्डर टू मी एंड शी इज नॉट, okay, शी नेवर गॉट मैरिड, तो उनसे आता था कि काम करो, अपने पैरों पे खड़ी हो, तो ये बात बहुत एक सुंदर चीज जो मैं हमेशा अपनी बेटी को कहती हूँ, है ना, ये सबसे जरूरी चीज है कि आप फाइनेंशियली एटलीस्ट, बाकी तो होना ही चाहिए मेंटली इमोशनली बिल्कुल, लेकिन utterly important for women particularly to be financially independent, मतलब इसमें दो राय है ही नहीं। आप कभी भी किसी आदमी के सामने, अपने पार्टनर के सामने, हस्बैंड के सामने पैसे के लिए नहीं आप माने वो एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती, होनी ही नहीं चाहिए किसी भी इंसान। तो करियर वाइज हाँ था कि करना है, पर उस टाइम तो कुछ नहीं था, क्योंकि दिल्ली में यार कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था टू बी अ एक्टर एंड टू सॉर्ट ऑफ हैव अ लिविंग ना, क्या तब तो टीवी भी उस तरह से नहीं आया था, तो मुझे याद है मुझे एयर होस्टेस बनना था, मुझे रिसेप्शनिस्ट बनना था, फिर किताबें रिसेप्शनिस्ट। उस टाइम हम लोग 5 स्टार होटल्स में जाते थे ना कभी-कभी, क्योंकि बहुत कम जाते थे बिकॉज़ यू नो माय पेरेंट्स कुडंट अफोर्ड इट, तो कभी बहुत रेयरली उनके साथ गए, ये तो कभी दोस्त या किसी कजिन के साथ गए, तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था, कुछ बेवकूफियत यार उस बहुत समय की। प्रॉपर सी साड़ी या ड्रेस पहने, पूरा जूड़ा ऐसा बल हाँ, किए कुछ हुए, बेवकूफ, वेरी I have no पॉलिश। clue. I think it must be those really luxurious and settings, which was so attractive on one level, I think. वही होगा, मुझे पता नहीं और क्यों, पर मुझे रिसेप्शनिस्ट जैसा याद है। और ये बहुत रहा है कि नर्सरी और एक बुक शॉप खोलने की बहुत ऐसी जगह जहाँ पे पौधों से बहुत लगाव रहा है बचपन से मेरी बहन और मुझे, मतलब पागल की हद तक, है ना, तो एक नर्सरी हो और उसके सामने बुक शॉप हो, ऐसी सी कोई बिजनेस हो, तो इस तरह की चीजें रहती थी, बट देन आई न्यू कि आगे जाके कि करना तो एक्टिंग है यार, तो कैसे करना है उस समय नहीं समझ आता था, बट मैं कॉलेज के बाद 2 साल के लिए अमेरिका गई थी एज अ फैमिली कमिटमेंट, आई हैड टू गो, एंड जब मैं वापस आई 2 साल के बाद, तब तक तो टीवी का एक बूम होता है ना, जब टीवी एकदम से एक बार एक हुआ था जब टीवी आ गया था, उससे पहले टीवी ऐसा होता था कि एक सीरियल इधर एक सीरियल उधर, या दूरदर्शन या एक आध सीरियल, but in that 2-year gap when I came back, television as an industry had started as if, तो बहुत सारे सीरियल, बहुत सारे कुछ कुछ कार्यक्रम शुरू हो गए थे, and it looked like a real way कि एक्टर वाकई इसके जरिए से अपना पैसा कमा सकता है, to be an actor you can earn money being just an actor, तो ये एक आभास सा हो गया यार वो देख के, तो बड़ा मजा आया अच्छा हो गया था वो। I'll come to acting, लेकिन आपने पौधों का जिक्र किया, अभी भी शीबा और शीना बागवानी का शौक रखते हैं? माने बहुत बहुत ज्यादा। तो आपके चेहरे पर जो रोशनी जिस खिड़की से आ रही है, उसके परे जो लताएं लटक रही हैं, वो सब आप ही की लगाई हुई हैं? हाँ मतलब ले आई मैं आप फिर थोड़ा सा कैमरा घुमा सकती हैं ताकि दर्शकों को एक, दिखा हाँ, कुछ खूब सारा। ये कौन कौन सी बेल लगा रखी है आपने? अरे रात रानी है, एक्चुअली ये बड़ी वाली तो रात रानी है, और बाकी एक फूल होता है पीला वाला वो है, और फिर बैम्बू लगा हुआ है, और वो एक सफेद फूल आता है छोटा वो है, फर्न है, यहाँ तो बहुत कम पौधे हैं एक्चुअली, ज्यादा अच्छा, पौधे बाकी खिड़कियों में। अच्छा, तो फिर आप कॉलेज पहुंची, हम्म, हंसराज कॉलेज, थिएटर कोटे से।
लेकिन उसके पहले कुछ हुआ जो शीबा की जिंदगी में नहीं होना चाहिए था, शीबा के पेरेंट्स की जिंदगी में नहीं होना चाहिए था, दिल्ली में रहने वाले किसी भी सिख फैमिली की जिंदगी में नहीं होना चाहिए था। 84 के दंगे। हाउ ओल्ड वर यू? 12 साल? Yeah, yeah, Do you have any memory of yeah, that? yeah. Very strong memory. It's very strong still. I think the feeling was. Oh, I'm sorry. Normally ऐसे नहीं होता. I don't know. I think the feeling was कि कभी भी कुछ भी हो सकता है ना. That feeling. आप अपने घर में हैं. I think I'm reacting so strongly because of how the world is right now. It's really, really troubling for I think all of us now. मतलब मुझे बहुत तकलीफ है जिस पॉलिटिकल माहौल में हम सोशल माहौल में हम हैं अभी, उससे बहुत पीड़ा और दुख है मुझे. मतलब हद हो चुकी है ऑफ हम सिटीजन्स की तरह रहे कैसे अब. पानी है आपके लिए? Sorry, just give me 2 No, minutes. no, please take your time. Oh shit. I did not want to avoid this question because No, people need to know that what people have suffered because of this religion based violence. People need to be aware. लोगों को ये जानना चाहिए कि मजहब के झगड़े किसी का कुछ नहीं सुलझाते हैं, सिर्फ आंसू, सफरिंग ये सब रह जाते हैं. Yes, it's not just now तो कास्ट सिर्फ मजहब ही नहीं ना, अब तो देखो अब Yes. कहाँ ही पहुंच गया है मामला यार. पहले तो हमारे तो कास्ट का इतना मेरे I didn't grow up with an awareness of caste really, क्योंकि आई थिंक सिख फैमिलीज में इतना होता नहीं है. वो थोड़ा शादी के टाइम पे कभी-कभी आप उस टाइप की थोड़ी बकवास सुनते हो कि वो यू नो बट नहीं होता है सरदार टू मच एक्चुअली. तो मैं बड़ी नहीं हुई कास्ट का चीज सुन के. और जो हम अपने घरों में देखते थे पहले की जो झाड़ू टॉयलेट साफ करने आते हैं, उनका ग्लास रखा जाता था अलग है, मुझे याद है अभी भी. लेकिन बड़े हो रहे हैं आप तो आपकी चीज क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि आप उसी सिस्टम में आए हैं. आपकी चीज आप छोटे हैं, आपके दिमाग में भी नहीं आता तो आप नहीं क्वेश्चन करते. लेकिन अब मतलब क्या चीज है ये कास्ट. मैं क्या बोलते हैं I'm stumped, I'm shocked as to कि कहीं तक मतलब किधर ही पहुंच चुका है ये. और मतलब it informs everything. और कितना पावरफुल ये एक सच है हमारे इस प्रेजेंट रियलिटी का. मैं शॉक हूँ इस चीज से क्योंकि मेरी बचपन की रियलिटी का वो हिस्सा नहीं था. तो अब मैं ये सीख रही हूँ और मैं एज अ जैसे बाकी चीजें हम देख के अब सीख रहे हैं कि कितने ज्यादा रॉट हो चुका है अब हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास. तो ये भी मैं देख रही हूँ, ये भी मैं सीख रही हूँ दैट कास्ट इज आल्सो अ थिंग ऑफ दिस लेवल. तो कहीं मेरा ही ना जानना रहा, me being uneducated about it, which I feel quite bad sometimes growing up. But yeah, so I'm very, very dismayed, in despair with our world today. So I think that's why that thing is connected because मतलब तभी भी वो था और अब इतने साल बाद अब वो ऐसा था कि तब आप पहले सुनते थे, फिर कुछ साल जाते थे, फिर आप एक और दंगा सुनते थे. अब तो ऐसा लगता है कि हर रोज हम किसी तो अनार्की के सिचुएशन में ही जी रहे हैं, है ना. कोई जब सांस आपको अच्छे से आए तो लगता है कि अच्छा अब कौन सी खबर अगले दिन अब कौन सी आ रही है भाई. एंड यू नो व्हाट, यू आर नॉट सरप्राइज्ड. मतलब वो आती है, ये नहीं है कि आपको नहीं आए, वो आएगी हमको. क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी से अब हम इस तरह की चीजों से के बीच हैं,
उसका फ्रीक्वेंसी एक तो अलार्मिंग है, बहुत बहुत अलार्मिंग है। या तो पहले भी होती थी और शायद हम मीडिया नहीं था वैसा, या कम्युनिकेशन नहीं था उतना, मुझे नहीं मालूम उतना, बट आई एम श्योर नहीं होता था उतना यार पहले। मेरा फीलिंग ऐसा है क्योंकि वर्ल्ड भी कुछ और ही था यार, वो एक सेंस था, एक कुछ बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है अब, जो कि वाकई शायद उस लेवल की नहीं थी। हम कैसे बोले, हमारा डार्कनेस का लेवल अब जो भी है इस टाइम पे बहुत बढ़ गया है। या तो इट्स ग्रोइंग और प्रलय आएगी, क्योंकि ये नहीं होगा तो फिर प्रलय कैसे आएगी। लेकिन आई थिंक वी आर लाइक जस्ट amplifying the darkness of the world as this is what I feel now. कहीं भी आप देख लो, सिर्फ हमारा देश ही नहीं, कहीं भी देख लो यार, मतलब या अगर भगवान ने हमें फ्री विल दिया है एज इंसान, तो देखो हमने क्या किया है उस फ्री विल का यार, कहाँ ही हम ले आए सब कुछ ना। आप स्कूल में थी उस वक्त? जी या स्कूल में थी, और एकदम से ऑफ कोर्स हो गया। मुझे याद है कि हमारे घर में उस समय सफेदियां चल रही थी, तो सारा घर वैसे ही अस्त व्यस्त था, और ऑफ कोर्स वर्कर्स तो आने बंद हो गए। तो एक तो बाहर ऐसा कियोस और डेंजर और क्या बोले भौकाल, और घर के अंदर भी सब कुछ अस्त व्यस्त, और सब तरफ से खबरें आती है ना। उस टाइम आपको फोन आते थे रिलेटिव्स के, उस कॉलोनी में टायर डाल के आसपास जला दिया, औरतों को रेप कर दिया। एंड इट्स माय फादर, माय मदर एंड 2 सिस्टर्स ना। तो जिस तरह आप जैसे कि अनसर्टेनिटी के इतने ग्रिप में हैं कि आपके साथ आप किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, ये एक फीलिंग, और हेल्पलेसनेस की एक फीलिंग, और मतलब rage of another level कि how is this even possible on based on religion, but you know also somewhere it's not religion, it's something else only. कितने हम खराब हो गए यार, मतलब कितना ही हो गया। आपके पेरेंट्स ने कैसे कोप किया इस सिचुएशन के साथ? क्या बात होती थी घर पे? नहीं, ये मुझे इतना याद नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी फीलिंग्स याद है। मुझे लगता है कि माय फादर, you know how normally men are, no, they will not discuss something like that, right? तो I think वो तो कुछ अंदर ही implode कर रहे होंगे उस वक्त, क्योंकि 3 औरतें हैं घर में यार, और इस तरह की खबरें आ रही हैं। और हमारे एक्चुअली कोई आसपास बहुत ज्यादा कोई सरदार फैमिलीज थे। हाँ, हमारे नीचे सबसे वाले सरदार थे, बट दैट्स अबाउट इट। आगे इधर भी इतने नहीं थे। और हो भी तो क्या ही कर लोगे उस टाइम ना, you'll be horribly outnumbered, you know that. बट वो बहुत स्ट्रांगली रह गया अंदर यार। इन सारे एक्सपीरियंसेस के साथ इस तरह का ट्रॉमा, थिएटर की खुशी, स्कूल के अपने हिस्से की बदमाशियां और नसीहतें, आप डीयू के हैप कॉलेजेस में से एक हंसराज की देहरी पर खड़ी थी। ख्याल ख्याल गाथा कब हुआ? ओहो अच्छा, सब ये वाला होमवर्क भी सभी लोग कर रहे हैं आजकल, मैंने देखा। ख्याल गाथा, आई थिंक आई वाज, मैं शायद फर्स्ट ईयर कॉलेज में होंगी रफली। तो या रजत, क्योंकि ख्याल गाथा में थे और कुमार शानी उनके गुरु हैं, क्योंकि रजत FTIS है। तो कुमार आए थे दिल्ली, और रजत ने कहा कि मिलो, वो ढूंढ रहे हैं। एक सोनी महिवाल की एक स्टोरी है उसमें सोनी ढूंढ रहे हैं, वो आ जाओ। तो बड़ा ही सुंदर सा एक घर था, एक दिल्ली के वो डिप्लोमेटिक एनक्लेव में किसी फ्रेंच डिप्लोमेट का, बहुत सुंदर घर। तो वहाँ पे कुमार से मीटिंग हुई, और दैट वाज इट। ही सेड यस। तो माँ को जाके बोला, तो मुझे भी तो याद है, उन्होंने कहा कि अगर करोगी तो फिर घर वापस मत आना कभी। ये दिस इज व्हाट शी टोल्ड मी। एंड सो आई उस टाइम तो छोटे ही थे यार, तो इतनी तो औकात नहीं थी कि बोले कि आप जा रहे हैं, तो वो ना हो पाया। तो फिर या सो आई कुडंट डू इट, एंड या बाद में कभी
ऐसे बोला मम्मा से कि मम्मा क्यों नहीं करने दिया? अरे पता है, मैं बहुत टाइम वो बात भूल गई, फिर मुझे किसी चीज से वो बात याद आई, तो अब पिछले 1-2 साल में मैं उनको सुना देती हूँ और वो हर बार गुस्सा हो जाती है कि अब इतने सालों बाद, अब मेरे बुढ़ापे में, अब जब मैं मरने वाली हूँ तो मुझे ये बातें सुनाती हो, तो अब मैं उनको सुना देती हूँ। एक्चुअली उनके भी अपने हिस्से की असुरक्षाएं हैं और उनके भी स्ट्रगल रहे होंगे क्योंकि आसपास ऑफ है ना। कोर्स यार, वो तो उसमें आप जज तो नहीं कर सकते उनको, अपना ही थोड़ा-सा गुस्सा, अपना ही थोड़ा वो आप बकवास करके उनको कह दोगे, बिकॉज़ वो माँ है, आपको पता है आप उन्हीं को कह सकते हो। आपको ऑफ कोर्स यार, वो हाउ एल्स, मतलब वो जहाँ से वो आती है, उन्होंने जितना मुझे करने भी दिया थिएटर, इनफैक्ट कई बार तो एक बार मुझे वो ले भी गई। बैरी जॉन की कोई थिएटर वर्कशॉप हो रही थी, हम लोग लीलाचंद्र नगर में रहते, वो कहीं ग्रीन पार्क में हो रही थी। आई रिमेंबर शी टूक मी फॉर दैट। सो दैट्स व्हाट शी वुड डू, यू नो, वो थोड़ा-सा दे देती थी और फिर पुल अप बैक कर लेती थी। तो वो भी मुझे समझ में आता है क्योंकि या टू मच प्रेशर ऑन हर। हाँ, आई डोंट जज हर ऑन दैट या बट या इसके बाद अमूमन जो लोग थिएटर कर रहे होते हैं स्कूल के टाइम से या कॉलेज के टाइम पे, उनका एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है एनएसडी। हाँ, वो कभी आप भी नहीं था मेरे लिए। ओके। हाँ, नेवर। आई डोंट नो व्हाई। You know, because I think the way that was a timing, you know, of life, you know, स्कूल खत्म हुआ, उसके बाद में कॉलेज, ये तो था कॉलेज करना है, अंग्रेजी लिटरेचर करना है ना, ऐसा ऐसा था ही, तो क्यों था ये भी नहीं पता, कहा कि हाँ प्रोफेसर बन जाएंगे अंग्रेजी के, हाँ एक चीज रहती थी, एक करियर ये था कि प्रोफेसर बन जाएंगे, तो अंग्रेजी करना ही था। और कॉलेज खत्म करने के बाद ऐसा कुछ फैमिली का सिचुएशन हुआ कि मुझे अमेरिका जाना पड़ा 2 साल। तो आई हैड आप टू कुछ गो। काम करने गई थी वहाँ पे या? या मैं एक्चुअली काम करने गई थी वहाँ पे, बिकॉज़ माय फादर वाज देयर एंड ही पास्ड अवे ओवर देयर। It's very complicated situation. So yeah, it was a family compulsion. I had to go there, and I had to work there for 2 years, ridiculously. And मैं जाने के टाइम भी कह के गई थी अपनी माँ को, मेरी माँ गई थी मेरे साथ, कि मैं 2 साल बाद आ जाऊँगी, मैं सिर्फ 2 साल के लिए जा रही हूँ। एंड आई लिटरली केम बैक इन 2 इयर्स। तो वो 2 साल मतलब एक मेरी फैमिली के प्रति एक कमिटमेंट था, जो मुझे करना था। फॉर सम फैमिली रीज़न आई हैड टू गो। सो आई वेंट, एंड बाय द टाइम आई केम बैक, तब तक ये जो टीवी वगैरह का चीज़ था, ये हो चुका था, है ना? तो हम लोग, बुनियाद, रामायण, महाभारत, ये सब। हाँ, और भी कुछ-कुछ आई थिंक टीवी का काफ़ी कुछ हो रहा था, मतलब टेलीविज़न एज़ अ इंडस्ट्री हैड कम अप, ऐसा जो पहले 2 ही साल में कुछ हो गया था इमेजिन ना, तो वो था। तो कभी ये नहीं लगा कि मुझे ट्रेनिंग लेनी है थिएटर में, आई डोंट नो व्हाई। कभी वो एक तो कभी सीखने का इन दैट सेंस, तो फॉर्मल सीखने से तो हमेशा सही परहेज रहा ना स्कूल में। तो वो बुनियादी कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग से थोड़ी गड़बड़ सी रही कि वो, हाँ, गड़बड़ ही है मामला वो। तो वो कभी उस तरफ रुझाव रहा ही नहीं। और मोर एक्सपीरियंशियल लर्निंग हैज़ ऑलवेज़ अपील्ड टू मी ना। जैसे कि मुझे किसी भी चीज़ पे रिसर्च करनी होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। कई लोग होते हैं ना रिसर्चर्स, कि उन्हें कोई चीज़ बोलो, उनको रिसर्च करने में बहुत मज़ा आता है। तो मतलब उससे ज़्यादा खौफ की चीज़ मेरे लिए कोई नहीं है। सो आई थिंक एक्सपीरियंशियली आई लाइक टू लर्न, नॉट फॉर्मली। अ, या सो कभी एनएसडी दिमाग में नहीं आया। यूएस से वापस आ गई फिर? फिर I got married, and then within 1 year only of getting married, I decided to come to Bombay, because what is the work? Work तो दिल्ली में है नहीं, कुछ आप करेंगे क्या? थिएटर में तो आप नहीं कमा सकते उस तरह से पैसे ना, तो that's what. So I decided कि let me try in Bombay for 1 month. If something happens तो रह जाएंगे, और अगर नहीं जमा तो वापस आ जाएंगे। मतलब लाइफ तो है ही ना यहाँ पे, आपने यही ऐसे करने एक से क्या सेंटेंस में क्या करें? कि आई गॉट मैरिड, तो बड़ा स्मूथ सा लग रहा है कि अच्छा हाँ बस शादी कर ली। तो क्या ऐसा ही था? Yeah, I got married. I was my so we got separated sometime. Divorced many years back, but he was my very good friend, and you're he talking also about Atul. Atul. Atul Kumar, who runs Yeah, the company theatre. We started yeah. that company together.
So Atul had also come in my last 1 year to America. तो हम लोग वहीं साथ में ही थे, तो हम वापस आए, आते ही हमने शादी कर ली। वही करते, बट फिर फैमिलीज वगैरह सब यहाँ पे थी तो कोई तुक नहीं था, सिर्फ मेरी माँ ही थी वहाँ पर। तो वापस आते ही हमने शादी कर ली, बिकॉज हम साथ ही रह रहे थे 1 साल वहाँ पर। So we came back and we got married, and yeah, तो but then work क्या करने का then ना, there is nothing in Delhi really, तो फिर काम का सोच के बम्बई। दोनों लोग मूव कर गए? No, first I, because Atul has always, I shouldn't comment on his behalf, but he's not very Looking for right words. Yeah, because I don't, you was speaking of someone else, you can't sort of, let's say he always looks upon himself as a very strong theatre person. That's his position, I think, in life, which is, I think, quite enduring even till today. तो वो उनकी समझ और उनका इंस्टिंक्ट और उनका बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग है एज अ प्रोफेशनल, एज एन आर्टिस्ट। तो उसके चलते उनका कभी रुझाव या नहीं रहा, इनफैक्ट थोड़ा सा वो ही रहा कि उनको इंटरेस्ट रहा ही नहीं शुरू से बिल्कुल भी टुवर्ड्स व्हाट वी कॉल मीडिया, है ना। मतलब मुझसे ज्यादा फिल्म बफ मैंने नहीं देखा, लेकिन एज अ वॉचर, as an appreciator of art, मतलब he's on the very high ones, but खुद उनको इंटरेस्ट रहा ही नहीं कभी टू engage with it as an actor। और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही शुरू से, and but it was for me never a thing कि जैसे मैं हर बार ही बोलती हूँ, कोई वो नहीं था कि बम्बई आके मुझे फिल्मों में जाके कुछ ऐसा, it was literally कि थिएटर करना है ना, this is what till then theatre was the strongest thing, थिएटर करना है और फिर पैसे भी कमाने हैं। तो दिल्ली में तो नहीं कम रहे भाई ऐसे थिएटर कर करके पैसे, तो बम्बई आके we can do television, और अगर फिल्म हो गया तो great, and one can earn money and then do theatre, so that's how it happened literally। शायद मैं थोड़ा सा भटक रहा हूँ, पर कहते हैं कि कई दफा सवाल अगर ज़हन में आए तो पूछ लेना चाहिए, अगर वो नेचुरली आ रहा है। एक नोआ बेम्बुक की फिल्म है मैरिज स्टोरी, एडम ड्राइवर और स्कारलेट जोहानसन। नोआ बेम्बुक की फिल्म। I have not seen it। उसमें एडम ड्राइवर है ना? या एडम ड्राइवर एंड स्कारलेट जोहानसन। पैटरसन। स्कारलेट जोहानसन, या स्कारलेट जोहानसन है कि वो है गोल्डशिफ्टे फराहानी? नहीं, स्कारलेट जोहानसन, लॉरा डर्न। मैरिज स्टोरी, ओके, मैरिज स्टोरी नहीं, ऑफ कोर्स आई सॉ इट, मैंने देखी है। Are you talking about Atul and me? Like, is that your next question? No, you talk, नहीं, I not asking. Every individual has their own story. आप जब बता रही थी ना, तो आप थिएटर, मतलब एक जो सिंपल सी बाइनरी है कि एक थिएटर डायरेक्टर, एक एक्ट्रेस, तो पता नहीं क्यों मुझे वो ध्यान आ गया एकदम से। हाँ, किसी लेवल पे बैठेगी फिट कई चीजों में बिल्कुल बैठेगी फिट, या। रजत कपूर का जिक्र आया, आगे भी आएगा, आपने उनके साथ काफी थिएटर किया है। हाउ वाज ही इनिशियली, मतलब वो बहुत ही जो गिवन टूल्स है ना, वो फिट नहीं बैठते उनपे। फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड टाइम वो फोन कैरी नहीं करते थे। ऐसे देखने में जो बिल्कुल एक टिपिकल प्रोटोटाइप बनता है कि हैंडसम सा, टॉल सा इंसान, लेकिन आप जब उनकी राइटिंग देखते हो, फिल्में देखते हो, आंखों देखी, पाया, वो सब, तो वो बिल्कुल ही अलग जॉनर की फिल्में। एज यू सेड कि कुमार शानी उनके मेंटर थे, somehow he found that balance as well। शुरू से ही ऐसे थे या it was always work in progress for Rajat शुरू Kapoor? से ही ऐसे थे, आई थिंक, बिकॉज बिफोर आई जॉइंड चिंगारी आल्सो, वो जैसे ऑलरेडी कोई इंसान एक आइकॉनिक लेवल पे पहुंच चुका होता है ना, तो वो पहुंच चुके थे। तो पहले ही उनके जो किस्से मैंने पहले सुने, उनसे मिलने से ही पहले, वाज लाइक अरे बाप रे, कि मतलब क्या है, ही लुक्स लाइक जीसस, और मतलब what an artist and what an understanding and what a creative intelligence and plant, मतलब कैसे तो किससे एक literally he had already reached a level of जैसे if you can narrate more किस्से, तो जब हम रजत कपूर के साथ बरगद करेंगे तो उनसे पूछेंगे। हाँ, किससे तो नहीं, पर मतलब ये उनकी रेपुटेशन प्रीसीडेड हिम। पहले रेपुटेशन आती थी, फिर रजत कपूर आते थे, वो वहां तक पहुंच चुके थे तब। तो ऐसे से ही थे यार वो शुरू से ही। एक्चुअली आई हैव सीन रजत very much like this, always। It's been more than 3 decades now. Yeah, literally, yeah, more than that, yeah।
You shifted to Mumbai. फिर मुंबई में शुरुआत कैसी, मतलब वो पहली दफा वो जो टीवी वाला कैमरा, फिल्म वाला कैमरा, वो कब फेस किया? जैसे आप वो वेटिंग फॉर गोदो का जिक्र कर रहे थे, दैट वाज फर्स्ट थिएटर श्रीराम एक्सपीरियंस. व्हाट वाज द फर्स्ट लेंस एक्सपीरियंस? I think it is Sanjay Bansali's film, you know, but I'm not so sure. मेरे को क्योंकि वो फिल्म पहली थी, जो पहला काम मिलता होता है ना. रिलीज पहले दिल से हुई, पर शूट पहले, श्राइन पहले हम दिल दे चुके सनम. जी 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 जी. तो मेरे को लगता है कि पहला शूट उधर ही हुआ होगा, मुझे वाकई याद भी नहीं है. बट क्रोनोलॉजिकली अगर मैं देखूं, क्योंकि वो पहली फिल्म थी, तो वो ही पहले शूट हुई होगी यार. मुझे ये नहीं याद कि पहली बारी कैमरे के सामने, तो मुझे कुछ भी याद नहीं है. कोई मोमेंट ही नहीं था. ऐसा मोमेंट होता है ना, जैसे जब नाटक पहली बार देखा था, वो है मेरे लिए. लेकिन जब मैंने कैमरा पहली बार फेस किया, नो, आई रियली डोंट रिमेम्बर. हिप हिप हुर्रे पूरा तो काफी थोड़ा बाद में हुआ, मुझे लगता है सीरीज, या वो तो बाद में ही हुआ. ओके. श्री कृष्णा, रामानंद सागर. I never did it. I do not know. It's one of the most popular lies spread on internet about you. Yeah, absolutely. I do not know ये कहाँ से आया है. मैंने कभी किया ही नहीं है. Wow. And people actually Google it. People Google it. Shiva Chadda, Shri Krishna wife, Sudama wife. I know. ऐसे करके. Yeah. So have you tried to explore कि ये कहाँ से शुरू हुआ, क्या शक्ल मिल रही? करना चाहिए, आंखें मूंद के अपना होमवर्क थोड़ा करना चाहिए, यही बताता है. कभी आपने ये चेक करने की कोशिश की क्या ये चेहरा रिजेंबल करता है, क्या ये क्यों ये चल रहा है इतने दिन से? इतना कौन करेगा ये चीज में. Why to waste time on this? जिसको लिखना लिख दो. कोई मुझसे आगे पूछेगा, मैं बोलूंगी नहीं भाई नहीं किया. इसमें रिसर्च और होमवर्क आया है. Sanjay Leela Bhansali is now called one of the institution of film industry for his filmmaking. The grandness of sets, the grandness of poetic design and everything. How was it working with him? और आपके लिए वो transition कैसा था थिएटर से फिल्मों वाला? So he is, I think, very wonderful actually, as in the world that he commands, and where he's the king of his world. He's very wonderful, and I think he's a बहुत मैं मानती हूँ कि उनको अच्छे आर्टिस्ट और एक्टर्स की बहुत कद्र है कहीं पे, और समझ है उनकी. और अपने काम को लेके बहुत वाकई जो सब जानते ही उनके बारे में, तो ये है ही ना. He's very passionate, and that is true. He's बहुत मन से और बहुत क्या बोलते, सच्ची में रसिक भाव से, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमर्शन रहता है उनका उनके काम के अंदर, कंप्लीट ना. तो वो हमेशा से वही मैंने देखा है. मैंने और वैसे ही, I think that was, he was even younger at that time, and even that thing I think was his first film ना, really big film. हाँ, वो खामोशी के बाद दूसरी थी. I think more स्टेज पे भी और ज्यादा चीजें थी. जी खामोशी के बाद. So they were working with these, you know, Aishwarya and so on and that. So I think a lot was at stake also for him. It was a really bigly mounted film, and he was younger, but so he's all of that. जो किससे उनके बारे में I think सुने जाते हैं अक्सर, वो सभी I think लगती सही होंगे. He's very fiery, he's very connected, he's very but he's also very उनका जो एक सिंपल और इनोसेंट और जिन चीजों के बारे में हमें नॉस्टैल्जिया होता है ना, उन चीजों से मुझे लगता है संजय का कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है, और अभी भी है. उनके में एक है बहुत सुंदर, लाइक द वे ही इज कनेक्टेड टू हिज मदर. बड़ा ही सुंदर है वो चीज देखना ना. ये नॉर्मल होता ही होगा, आई एम श्योर, इफ इट्स हिज मदर, द फादर इज नॉट देयर, एंड आप लड़के हैं और आपकी माँ है, तो एक कनेक्ट होगा ही. लेकिन it's very beautiful, the amount of regard and love he has for his mother. No, it's very, and his mother is, माने वो कुछ अलग ही, वाकई कोई और प्राणी है. बहुत ज़्यादा सुंदर औरत. तो I mean होगा ही किसी से. He's very special. कहाँ पे शूट किया था आप लोगों ने? फिल्म सिटी. वो पूरा सेट फिल्म सिटी का है, उनके घर का? या बहुत मतलब मुश्किल वाली, बहुत लंबे घंटों वाली शूटिंगें, और बहुत मुझे तो लग रहा था कहीं राजस्थान गुजरात की किसी खूबसूरत से. They went to shoot कुछ एक्सटीरियर्स वगैरह, वो गए थे. हम लोग नहीं गए थे.
छोटे लोग ना, नए वाले लोग, उनकी कोई जरूरत नहीं है उसमें, but yeah, they got for some songs and some exteriors, but otherwise पूरा ही, क्योंकि largely तो first half घर के अंदर ही है सब हवेली, तो yeah, big set in Film City for very long, लंबे टाइम की शूटिंग, yeah. शिवा, उस टाइम कास्टिंग का क्या प्रोसेस होता था? अब तो चीजें बहुत बदल गई हैं, लोग कहते हैं। जैसे आपको मणिरत्नम की दिल से मिली, संजय लीला की हम दिल दे चुके सनम मिली, तो यू यूज्ड टू अप्रोच वेरियस एजेंसीज विद योर पोर्टफोलियो, या किसी ने रेकमेंड किया, क्या था सिस्टम? So you know, sort of, I have done it just once when I first came to Bombay, no? तो मुझे बताया गया था कि ऐसे होता है कि आप अपनी फोटो खिंचाओ, तो रजत की जो वाइफ थी मीनल, उन्होंने मेरे फोटो खींचे थे, और मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम देने को उनके लिए, तो मैंने कहा था जब मतलब एक्स्ट्रा नहीं थे, मैंने कहा था जब पहले काम आएगा तो मैं दूंगी, वेरी स्वीट, एंड उन्होंने डिफर्ड पेमेंट दिया था। तो आप फोटो खिंचाइए, आप एक लिस्ट, आपके जो आते हैं फिर आपके दोस्त लोग जो पहले रहे हैं यहाँ पे, जो भी, एक लिस्ट आप बनाएंगे डायरेक्टर्स की और कुछ एड एजेंसीज की, आप वहां जाइए, अपने फोटोज छोड़ दीजिए, एंड विद द डायरेक्टर्स यू ट्राई टू मीट द फिल्म डायरेक्टर्स। तो एक राउंड ऑफ फोन कॉल्स जिसमें कि आप डायरेक्टर से मिल रहे हैं, एक बार कोशिश हो रही है मिलने की। वो कैसा होता था कि वो येलो पेजेस से नंबर लेके हेलो सो एंड सो है? नहीं, आई थिंक वो दोस्त लोग जो पहले यहाँ पे थे, जो कर चुके हैं अपनी विद इन कोर्ट स्ट्रगल या कर रहे हैं, तो उनके पास में कुछ एक बेसलाइन नंबर्स होते थे। कौन दोस्त थे वो आपके, इफ यू कैन नेम देम? सो एक तो रजत ही थे, बट रजत आई डोंट थिंक वाज इनटू दिस सो मच। मनीष चौधरी एक हमारे दोस्त थे, वेरी गुड एक्टर, ये दिल्ली से ही हमारे थिएटर ग्रुप से, मतलब उनके साथ में काम। और कौन थे जिन्होंने, मुझे ना ये सब कुछ भी याद, विनय से हम काफी जल्दी मिल लिए थे आके बम्बई में, बिकॉज विनय एंड रजत वर फ्रेंड्स। विनय पाठक। विनय पाठक, विनय भी शुरू से दोस्त रहे हैं, रणवीर आए पर वो लेट आए थे, मुझे ये भी याद नहीं है, यू नो हाउ तो दैट आप लोग अपने अमेरिका वाले नोट्स एक्सचेंज करते थे? क्या? विनय जब अपनी यूएस वाली लाइफ बताते हैं कि मैं वहां सिक्योरिटी गार्ड विनय था तो, टू अर्न मनी। अरे पर विनय तो लार्जली पढ़ाई करने गए यार, तो थिएटर पढ़े हैं वहां पे, हम तो वाकई बंधुआ मजदूर टाइप काम किए वहां, लेकिन he actually studied storybook, no, he's a study, so yeah, no, America is not so much our connect, हमारा तो और ही ना थिएटर और लाइफ, बहुत ही लवली इंसान है यार, ना तो यस। तो एक लिस्ट जो भी थी, मुझे याद नहीं है यार कैसे इकट्ठी हुई, पर हो गई। तो वही एक तरीका था कि आप फोन करो और जाके मिलो, और जितनों से भी मिल पाओ, या बट ये संजय वगैरह से ऐसे, he was like not a part of my list. He was a friend of mine was writing for him. Ken Phillips his name was, अब वो बर्लिन में थिएटर करते हैं वाकई, तो वो उसके साथ में फिल्म लिख रहे थे, तो उनके कहने पे कि देखो ऐसा है, मुझे लगता है एक रोल है तुम्हारे लिए, तुम संजय से मिल लो। तो I think that became easy to meet Sanjay because Ken was writing. Yeah, but कास्टिंग की अगर हम बात करें तो पहले ऐसा ही होता था, आई थिंक, कि डायरेक्टर के लोग आपको फोन करते थे। तो मैं कह रही हूँ कि ये जो मिलना बुलाने का चक्कर था ना, ये फोन करने का, ये मैंने ना उसी टाइम एक बार किया है, है ना, one round where you went and dropped your photos and then you just met people and that was that. Then जो भी calls आने लगे, इधर से आया, फिर किसी ने कोई काम देख लिया, या तो इन अ वे ना काफी कंसिस्टेंट सा ही वर्क रहा, यू नो सर, आई मीन इतना ये नहीं रहा कि ओहो अभी काम ही नहीं है लंबे लंबे टाइम तक, वो थैंकफुली ऐसे ड्राई फेजेस आए नहीं इतने। Yeah, that was just my, really I say it's divine, it's really grace that it happened like that, कि मतलब एक तो आते ही काम मिल जाना is a very big thing I think in Bombay, जो कि हुआ एक महीने के अंदर ही I got a film, and I also got Ramesh Sethi साहब was making this serial called Gatha at that time, a really big serial. So that, तो ये दोनों तो ख्याल गाथा नहीं हुआ, लेकिन फाइनली गाथा होगी। हाँ करेक्ट, या तो या कास्टिंग आई थिंक ऐसे ही होती थी यार शुरू में ना, कोई ऐसे मिल लिए, फिर किसी ने कुछ काम देख लिया, फिर फोन आ गया, फिर 1 से 2 से 3 ऐसा ही बढ़ते बढ़ते कोई, या एंड हाउ इज इट नाउ? जैसे अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कास्टिंग होती है, आप खूब सारी वेब सीरीज स्केचेस सब कर रहे हैं, तो नाउ एक तो आई थिंक मैं ना काफी
इस इंडस्ट्री के थोड़े पेरिफेरी पे रहने वाली एक्टर रही हूँ, नॉट इनटू इट रियली. आई डिडंट नो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब ये मानना भी थोड़ा अजीब लगेगा कि पूरा सिस्टम बदल गया है कास्टिंग का, और अब कास्टिंग एजेंसीज होती हैं जो सेपरेट होती हैं, इंडिपेंडेंट. मुझे काफी टाइम तक ये बात एज अ फैक्ट नहीं मालूम थी. मैं सोचती थी कि ये जो भी कह रहे हैं मैं कास्टिंग से हूँ, ये डायरेक्टर के लोग हैं जो कास्टिंग कर रहे हैं. It took me a while to realize what a strong nexus and a network it is now. It's an industry by itself, no, casting. और उसमें भी मैं कहूंगी कि अब उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि इट्स अ नेक्सस जहाँ पे करप्शन इतनी पॉसिबल है, और है यहाँ पे मुझे लगता है काफी करप्शन. अभी मतलब क्या बोले, आई फील ओनली कास्टिंग एजेंसीज विद अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी, और इनको जिनको वाकई काम आता है बहुत कम है. Because anybody can get up and become a casting agent or director, right? कोई भी आपको क्या चाहिए, आपको डेटाबेस चाहिए, और फिर आपको कॉन्टैक्ट्स चाहिए किसी प्रोडक्शन हाउस में, किसी डायरेक्टर की, स्टार्ट ऑफ और व्हाटएवर, you know, I suppose that's how it will happen. ये तो एक टेक्निकल पार्ट हो गया, लेकिन कास्टिंग अपने आप में एक चीज है ना. इट्स अ क्रिएटिव हुनर. इट्स अ क्रिएटिव मतलब इंटेग्रिटी. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, और वो सबके बस की चीज नहीं है. और आई थिंक ज्यादा वैसे वाले हैं जिनकी बस की नहीं है, लेकिन उन्होंने दुकानें तो खोल ली हैं, और अब वो दुकान खोल दी है तो उसके चलते करप्शन किस लेवल पे पहुंच चुकी है, बिकॉज देयर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन. एक्टर बेचारे इतने सारे, 10 एक्टर हैं तो प्रोजेक्ट 3 हैं, तो एक्टर्स आ रहे हैं और काम, यू नो, आई डोंट थिंक दिस प्रोपोर्शनेट, राइट? इवन दो देयर सो मच वर्क नाउ, बट आई थिंक नहीं तो हम एक्टर है यार. So I feel this casting nexus is in a very strong position where the possibility of playing it wrong and playing it corruptly बहुत strong है, और जो कि मेरा ऐसा मानना है कि काफी हो रहा है. मैंने काफी इसके incidences देखे हैं, और just the position of power which they have now, I have a problem with that. मैं इनफैक्ट कल ही परसों तिग्मांशु से या पता नहीं किससे बात कर रहा था, नवाजुद्दीन से या तिग्मांशु से, तब भी ये बात आ रही थी कि वो जो एक पहले चांसेस रहते थे ना टू स्पॉट द रॉ टैलेंट, अभी वो बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है. तिग्मांशु से ही बात हो रही थी, लेकिन उसका ये जो चीज आप बोल रहे हो कि अगर आप उस सर्कल का हिस्सा नहीं हो, उस मैकेनिज्म का, तो कौन से ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, कौन से नहीं दिखाए जा रहे हैं, वो लॉबिंग, वो मैनिपुलेशन. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पर्सनल एजेंडाज की चीज हो चुकी है. कास्टिंग एजेंट का पर्सनल एजेंडा क्या है, मैं तो और भी, मैं ज्यादा घुसती नहीं हूँ इसमें लिटरली, पर जितना मुझे मालूम है और कितने मेरे कुछ एक आध पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं, उसी से बोल सकती हूँ कि बहुत एजेंडा ड्रिवन है, और ये बहुत दुखद बात है. किस तरह के एक्सपीरियंस है शिवा, इफ यू कैन? अभी बहुत रिसेंटली रहा है, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बिना नाम लिए बता दीजिए. yeah, so I just got a call some days back for a film from a very famous casting person. मैंने कभी कास्टिंग एजेंसी, मैंने उसका नाम सुना है, पर मैंने कभी काम नहीं किया उनके साथ पहले. तो उन्होंने कहा कि फलां फिल्म है, आप डायरेक्टर से प्लीज मिल लीजिए, फलां रोल है, और दे रियली आई थिंक यू शुड हैव अ मीटिंग विद देम. सो ओके, तो करिए फिक्स मीटिंग. तो फिर अगले दिन फोन आया कि मैम हम लोग ना क्या, हम 10% लेते हैं. ऐसा 10% लेते हैं, मतलब मेरे को आप क्यों बता रहे हैं, मेरा क्या प्रॉब्लम है इसमें? आप कोई वो नहीं है ना, आप कास्टिंग एजेंट हैं, आपको कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, फिल्म कंपनी ने, राइट? इसीलिए आप, ऐसा तो आपका डील उनके साथ में है ना, मैंने तो आपको नहीं कहा मुझे फोन करने के लिए, तो आप मुझसे क्यों आप कमीशन देंगे, फॉर एग्जाम्पल. माने so something was very wrong about this. So I don't know if it happens with new actors, कि अगर किसी कास्टिंग एजेंट का फोन आ रहा है तो वो नए एक्टर को कहते हैं कि हम आपसे भी कमीशन लेंगे, and I'm sure they're getting paid by the company, right? By the film production company. They've hired them, है ना? आप कोई फ्रीलांस उस पे तो नहीं कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट बेसिस पे ही काम करोगे ना, तो आपको प्रोजेक्ट के लिए एक फिल्म कंपनी ने हायर किया है, तो आपका पैसे का लेन देन इज विद देम. What business do you have to be also further
taking money commission from actors. I think this is very wrong. मेरे को ऐसा लगता है यार, ना भी हो और किसी को ऐसा करना भी हो तो ये बात आपको शायद एकदम पहले कहनी चाहिए जब आप फोन कर रहे हैं कि ये हम हैं, हम उधर से भी पैसे लेते हैं और आपसे भी पैसे देंगे, आई ओके विद इट। तो ये मुझे कहा नहीं गया, जो कि पहले मेरे लिए सुनने में बहुत अजीब चीज है, क्योंकि इन सालों में maybe it's where I am now or whatever, ये आज तक मैंने बात सुनी ही नहीं है। कोई एक इंडिपेंडेंट क्या बोलते हैं उनको, एक क्या बोलते हैं, तो कास्टिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, एक और होते हैं, क्या नाम होता है उनको जो वो फ्रीलांस होते हैं, वो एक ही बंदा होता है अपने आप में, वो आपको फोन करके कहता है मेरा ये एड है, आप करेंगे तो मेरा 10% 20% है, उसका एक नाम होता है, मुझे भूल रहा है, उसका एक वर्ड होता है उनको कहने के लिए, है एक वर्ड, अपने आप में ही वो क्लियर हो जाता है। जैसे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में प्लेसमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो दे आस्क फॉर देयर कट। हाँ, तो मैंने जैसे एक इंडिपेंडेंट बंदा हुआ, उसने अलग से अपना बस आपको, ठीक है, वो आप समझते हैं कि वो कमीशन बेसिस पे ही आपके साथ में डील करता है, ये कुछ अलग ही चीज है। और इन सालों में अब जब से ये कास्टिंग कंपनीज का चलन चल चुका है, मेरे को आज तक कभी किसी ने नहीं कहा है कि आपसे भी हम कमीशन लेंगे, है ना। And the thing is not just the money, there is something not okay about it. My instinct was telling me something is not okay here. Anyway, तो मैंने उनको बोला कि and I told him, I said, I'm finding this is not cool. Why is this? First of all, you should have told me. तो मैं ऐसा है ना, मेरे को चीज सब्र थोड़ा कम है, तो जो चीज लगती है वो मैं बोल देना ज्यादा, my first instinct is to say it. तो मैंने कह दिया उन्हें। तो अगले मेरी मीटिंग अगले दिन ही थी डायरेक्टर के साथ, तो अगले ही दिन I knew ये होने वाला है, तो exactly according to my instinct this is going. I said, now said this to him, now he's going to send me a message saying कि आपकी मीटिंग कैंसिल हो गई है। Exactly. He sent me a message saying this meeting has been cancelled because the director is busy. फिर उसने मुझे दो ऑप्शन दिए थे, उस दिन की मीटिंग और फिर थर्सडे की एक और अगले 2-3 दिन के बाद की मीटिंग। तो मैंने कहा ओके, छोड़ दिया बात को। लेकिन कुछ मेरे को बहुत मुझे गुस्सा आ रहा था, because I could see that this is exactly rot in this system. ये है, मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं इसको सर्कमवेंट कर सकती हूँ, है ना। मैं अभी हूँ इस पोजीशन में जहाँ मुझे ये नॉनसेंस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कितने नए एक्टर्स हैं यार जिनके साथ में ये लोग ऐसे करते होंगे, and they have not in a position to say anything, which is sad. And somewhere, why should it be like this? आप अपना काम बेईमानी से कर रहे हैं, और आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आप किसी इंफॉर्मेशन से प्रिवी हैं और आप उसको यूज करके आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत एक मतलब I find I have a problem with this. अभी ऐसा नहीं होता कि कोई somebody reaches out to that production house or the director कि this is what happening in your name? So I have never gone till this much, but this time, because something really angered me and the way he played it, that I had said that I might even go to the level of, I called up, I sent up somebody else had called for some other project, another casting person. मैंने कहा भाई ऐसा होता है क्या? मिसेस मैम मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन मैं आपको पता करके बता सकता हूँ। तो फिर वो बात आई गई होगी, मैं बिजी होगी, वो बिजी हो गया, और मुझे मिला नहीं वो इन्फॉर्मेशन कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। Then I don't know why that anger didn't go. So I sent him a message, जो कि मैं कभी ना करूं। मैंने कि आया, मीटिंग कैंसिल हो गई, fuck it यार, सॉरी, मैंने ठीक है, हो गया, और जब होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा टाइप ना। तो I wouldn't go there, but something was angering me about this guy and the way he was playing the system. So I sent him a message saying that ये मीटिंग इसलिए क्या कैंसिल हो गया, बिकॉज मैंने कमीशन के लिए ऐसा कंसर्न रेज किया, और he said, no मैम ऐसा नहीं है, वो बिजी हैं, और वो तो अभी नहीं मिल पा रहे, पर मैं कोशिश करूंगा एंड ऑल दैट। ओके, खत्म हो गया बात। Yesterday I got a call from the film people themselves directly, जिसके लिए मुझे मीटिंग कर रहे थे। He says, मैम हम आपको कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस हैं, और उनको वो कब से आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, और उन आदमी की हमको कंप्लेंट्स आई हैं, और उन्होंने कहा कि आपने मीटिंग कैंसिल की है क्योंकि आप बिजी हैं। Which I knew, my instinct knew कि उस आदमी ने यही कहा होगा वहां जाके। So he had lied to them to say, I'm not available, I don't want to meet, I'm very busy, and he said
वेरी ग्लैड कि हमने आपको, क्योंकि मतलब वो चाहते ही थे कि आप इस प्रोजेक्ट में आए, तो उन्होंने मतलब मुझे कहा गया है कि प्लीज डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। तो इट इज क्रेजी। तो ये लिटरली दूध का दूध और पानी का पानी, हाउ दैट गाय वाज प्लेइंग, व्हिच वाज एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट ही इज डूइंग, एंड ही डिड दैट गाय। एंड I'm saying someone in that position, I mean, he, you know, whatever, the fact that I got a direct call from them, कितने और एक्टर्स हैं जिनको ऐसा नहीं हो। इनफैक्ट वो मुझे बता रहे थे कि इस आदमी ने, इस कास्टिंग एजेंट ने उनको एक और एक्टर दिया, और फिर उस एक्टर से जब पैसे की बात हुई तो उस एक्टर ने बहुत सारे पैसे मांगे, तो इन लोगों ने कहा कि ऐसे क्यों पैसे मांग रहे हो, तो उसने बोला कि वो हमसे 10% मांग रहे हैं। तो so there's something very murky and grey in all of this. So I'm just saying this system is very garbal right now. बहुत से मैंने किस्से सुने और एक्टर से भी कि बोल दिया जाता है कि उनके पास डेटे नहीं है, वो डिफिकल्ट है, वो करना नहीं चाहते, और उन एक्टर ने बोला कि मुझे करना है, तो सब अपना एजेंडा का मामला ये चल रहा है, which is very sad. So another Taj Mahal, the series which I love, it almost didn't happen. Yeah, it almost didn't Beautiful happen. performance of all the people. You, Neeraj Ravi, and everybody. I mean, I'm so happy to be a part of that series. मुझे series बहुत पसंद है, तो ना बहुत ही पसंद है वो series. So that almost didn't happen because of the casting person involved, literally. And so I now कभी किसी भी डायरेक्टर से ऐसी इस बात पे चल जाती है बात, तो I always say कि भाई अगर आपको वाकई आपको पता है कि आपको ये एक्टर चाहिए, तो प्लीज just get your own people to call the actor once. आपको सही से मालूम पड़ेगा कि वो एक्टर अवेलेबल है, इंटरेस्टेड है, क्या है। आप कभी भी किसी सेकंड पर्सन की बात आप मत मानना। अगर आपके दिमाग में कोई कास्टिंग सेट है एज अ डायरेक्टर कि मुझे वो एक्टर चाहिए, then just make the effort to directly contact that actor, because वो क्या आपको वाया इंफॉर्मेशन आएगी, आप कभी जान नहीं पाएंगे कि वो सच है कि नहीं, which is a very sad and unfortunate fact today. It is true and it's happening. And आप बिल्कुल आप क्या बोलते हैं, आप powerless हैं in the middle of it, you know. Yeah, and it's a very sad situation. It shouldn't really happen because it compromises the creative thing of any director की एक vision भी हो अगर you know you're told कि नहीं वो available नहीं है, तो भी director क्या करेगा। तो आप सच जान लें अगर आपको कोई particular casting आपके दिमाग में है, तो I really feel that very strongly now. This is a message from Shiva Chadda to all casting directors and all directors. Oh, very good. Now I'm Don't going do to get it. Acha. Directors largely, just you know, just Yes. Yeah. नहीं, even the casting directors जिनको लगता है कि वो रूल बुक के हिसाब से चल रहे हैं और जो ये कहना चाहते हैं कि नहीं सारे कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे नहीं होते, they are professionals. Yeah. So we were talking about directors, Shiva. तो मैं यहाँ पे आपने जिन लोगों के साथ काम किया है उनमें से कुछ का जिक्र करूंगा, and I want to know about their making style and your experience of that project. So we have already talked about Sanjay Leela Bhansali. Next in line is Mani Ratnam. How's he? I had such a brief role. मुझे पता ही नहीं वो मेरे उसमें सीवी में भी वो फिल्म होनी चाहिए कि नहीं। मैं सच्ची बताऊं मुझे रोल भी नहीं याद। Okay. Have to see that film again. So I had a very brief interaction with him, but बहुत ठंडी में हमने शूट किया था वो डलहौजी में बर्फों के बीच में। And रोल तो कुछ था ही नहीं वो यार। I don't even know why would they really get an actor to do it. Anybody could have done it, I thought, जैसा मुझे याद है। But I remember that Manisha had already gone back or she was not available, and उनको एक long shot लेना था मनीषा का स्नो में चलते हुए। So but the way he requested, he came himself to request that that you know that is it okay if I do that, कि मैं उनका costume पहन के मैं चलूं for is that okay? But वो क्या बात हुई थी ऐसा भी मुझे कुछ याद नहीं, but the fact that he said that and it was so lovely, you know, man, कोई भी कर सकता है वो, but you know the sweetness of that is but he's very lovely, but ऐसा creatively तो कोई engagement था ही नहीं in that sense. मीटिंग हुआ उनके साथ and that's it. एक आपने फिल्म की थी काली सलवार. That's about it. वो आपका इरफान के साथ पहला कोलैबोरेशन था? पहला क्या वही, और एक और बहुत सुंदर कोलैबोरेशन जो has not seen the light of day, so that's the thing. Which one? It's called Bogie Number 13, which was directed by Shivam Nair
at that time, UTV was producing it, and I want to put it on record that they have still not paid me for that entire work of mine. UTV, I believe, has been taken over by Disney now. ऐसा है क्या? हाँ है ना? कुछ Disney is the one who's got the rights to that project now, is what I've been told by the executive producer who was on that show. वो बहुत मेरे ख्याल से एक सुंदर काम है, ऐसा मेरे दिमाग में है. अब मैं कभी देखूंगी. कंप्लीट हो चुका है, प्रोजेक्ट कंप्लीट है. ये क्या था? शिवम was making something की stories I think of एक घंटा अपने आप से फिल्म ही हो गई. तो जैसे स्टार बेस्टसेलर के एपिसोड होते थे, उससे थोड़ा बड़ा. ओके, you know, that's how I remember it. मुझे ऐसा याद है. हमने 10 दिन के करीबन, ऐसा मुझे ये 10 दिन भी याद है. I don't know if less or more. बहुत टाइम पहले की बात है. गोवा में हमने शूटिंग की थी. So just Irfan and I, literally just Irfan and I, and then Sushma Prakash in a smaller role, and बहुत मेरे ख्याल से सुंदर काम था. मतलब इरफान तो इरफान. ये आप लोगों ने शिवम की जो फिल्म है आहिस्ता आहिस्ता उसके पहले किया था या बाद में? पहले, ये बहुत पहले है. शिवम आई थिंक तब फिल्म बनाए भी नहीं थे कोई, मेरे ख्याल से. आई थिंक शिवम वाज ओनली डूइंग सी हॉक्स वगैरह बना चुके थे probably. So yeah, this is so Kali Sarwar was before that. No, after that. I think Kali Sarwar is after Bogie number 13. Yeah. Okay. Yeah. So I would have worked with Irfan on Bogie number 13. Yeah. And then you guys stayed in touch? No, never. I wish we had, but I'm a Irfan fan to नहीं कहा जा सकता. I can just say I'm a Irfanophile. Okay. Yeah, I have some other my own connect with Irfan very strongly. So no, we never stayed in touch, but he used to come and see our plays a couple of times. तो कुछ theatre से connect था, but ऐसे socially मिलना मिलाना नहीं, कुछ नहीं. अब मुझे बहुत दुख होता है कि इतने सालों के बाद, if that is in how much high regard I held his craft and his being, I should have told him. मुझे कई बार ऐसा लगता है. मेरे जानने में मैंने उनसे ज्यादा उनका एक्टर नहीं देखा है कोई. मैं बहुत मतलब आसपास. I find him extremely refined artist. And अब मैं उनकी डेथ के बाद, मैंने कभी पहले नहीं देखे, मैं नहीं whatever, तो अब मैं उनकी काफी इंटरव्यूज में देखती हूँ, तो अब उनकी बातें सुनकर लगता है कि मतलब क्या तो ही इंसान भी रहे होंगे यार. I love the way the way he thinks. I love the way he feels or emotes, you know. I love his worldview. उनका internal worldview, उनका internal life, और उनका जिस तरह वो connect करते हैं चीजों से, I love it. I find it very very special and बहुत कुछ और ही. So we never stayed in touch. So yeah. राकेश ओम प्रकाश मेहरा, दिल्ली से. बहुत लवली आदमी है, बहुत लवली है. How is it? मतलब ऐसा कुछ होता है क्या कि मैं दिल्ली की हूँ, दिल्ली चेक कर रही हूँ, ऐसा कुछ आता है क्या? नहीं था, ठीक है, एक प्रोजेक्ट. नहीं, but एक कंफर्ट होता है ना, एक कंफर्ट ऑफ दैट वर्ल्ड. आप वो वर्ल्ड तो बहुत ही अच्छे से जानते हो, है ना? तो वो कंफर्ट था, और उतना ही. बट नॉट, हाँ, ये कभी मेरे दिमाग में नहीं आता, बट जस्ट कंफर्ट इज देयर. बट राकेश इज, आप मिले हो उनसे ना? आई एम श्योर. एक तो सुंदर, इतने सुंदर आदमी है, बाप. एंड है ना, और इतना सुंदर उनका क्या बोलते हैं, उनका आप लोगों से एंगेज करने का तरीका इतना सुंदर है. आउटलुक जी. हाँ, बहुत सुंदर है. मैंने उनके बारे में एक बात सुनी है, मैंने उनसे पूछा नहीं, मैं अगली बार कभी मिलूंगी तो मैं पूछूंगी कि मैंने सुना है कि राकेश हर सुबह उठ के पहली चीज, जिस चीज की धारणा करते हैं, it's to see himself on the funeral pyre.
कि वो मर गए हैं, उनको जलाया जा रहा है, और वो चीज जैसे कि पहला उनका थॉट रहता है। और कितनी सुंदर बात है यार। तो मतलब वाह 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 वाह। तो आई हैव टू आस्क हिम, आई हैव टू आस्क राकेश दिस नेक्स्ट टाइम आई मीट हिम कि दैट्स दैट्स हाउ ही स्टार्ट्स हिज डे। तो वो चीज फिर आपकी बहुत और चीजों में भी जाएगी ना, तो वो है उनमें यार, जो जहाँ जहाँ वो जाएगी वो है। हाँ, तो यार वहीदा रहमान से बात होती थी कि मैम आपके जमाने में कैसा था? हाँ, वो तो हम तो बैठ के सुप्रिया जी, मैं, अदिति राव आई हाँ थी हाँ। तब, तो हम तो बहुत, हमारे तो पकौड़े चाय वगैरह, फिर ब्रेक्स के बीच में एक कमरे में बैठना, सर्दियां थी, हम लोग जयपुर के बाहर शूट कर रहे थे ये एक्चुअली ये जो दिल्ली दिल्ली में। 6 का सेट बनाया गया था, हाँ। जी, सेट क्या, वो गांव ही था ये, जिनको उन्होंने इतना पूरे गांव को ऐसा प्रॉप किया, इतना सुंदर, फैंटास्टिक। यार काफी बैठते थे हम लोग यार, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर माहौल था सच्ची। तो कोई वहीदा जी ने किस्सा सुनाया हो कि यार हम लोगों के जमाने में तो शूट ऐसा होता था, यू सर मुझे रिमेम्बर कुछ एनी? यार, मेरे को कुछ याददाश्त की प्रॉब्लम है यार, चीजें याद नहीं रहती, हुई तो होंगी बहुत सारी, बट मतलब इतना याद है कि जैसा कहा जाता है लेवल ऑफ ग्रेस, वो वाकई है वैसी ना, एक बहुत इंटरनल ग्रेस है उनमें, बहुत सुंदर, बहुत। अच्छा शिवा, एक एक दो टर्म होते हैं, कंटिन्यूटी एंड कंफर्ट लेवल। आपने जोया के साथ लक बाय चांस की, फिर रीमा के साथ तलाश की, और फिर आप गली बॉय में भी नजर आई, और दिल धड़कने दो भी ऑफर हुई थी आपको, ऐसा हमें बताया गया, जी जी। है ना? सो वो कैसा कनेक्ट है, केमिस्ट्री है जोया रीमा इन लोगों के साथ? व्हाट मेक्स इट स्पेशल? तो रीमा आई नो फ्रॉम वे बैक बिकॉज ऑफ रजत, हाँ। तो वो रजत की कैसे बोलते हैं, रजत के साथ काम करती थी, रजत की एडी रही है जब रजत प्राइवेट डिटेक्टिव वगैरह वो फिल्म बनाते थे, तो लाइक दैट। तो रीमा मतलब ऐसे मुझे याद है जब हम नए नए आए थे तो वो घर भी आई थी, और ऐसा था, रीमा वाज लाइक ऐसा वाला ना, फिर वो डायरेक्टर बन गई यार, इतना बड़ा वाला ना, ऐसा लवली। जोया के साथ फर्स्ट वर्क वाज ऑफ कोर्स लक बाय चांस, एंड मुझे बहुत पसंद है जोया। मुझे लगता है कि जोया को हर चीज की समझ है। ऐसा लगता है जोया बहुत, उसको शी इज वेरी गुड विद, हाउ डू आई से, शी नोज एग्जैक्टली व्हाट टू से टू व्हाट पर्सन, ऐसा मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल ना एक उनको एक 360 डिग्री एक तरीका है उनका एंगेज करने का, मुझे आई फील, एंड शी नोज एग्जैक्टली किधर में क्या चीज जानी चाहिए। सो एक बहुत इवॉल्व सी क्वालिटी है वो, मुझे लगता है इन पब्लिक रिलेशन, नॉट इन पब्लिक रिलेशन बट इन हाउ यू डील, how you're a team player, how you're a boss of a group, and yet you're a team player. And because she's so young, तो वो एक anyways एक अलग ही तरह से ये चीज जाहिर होती है, या वो बाहर आती है। But yeah, it's with Excel. I mean, I just love to work in Mirzapur now. So Excel, I'll probably be doing Made in Heaven अभी next series, जो second season आ रहा है। एक और फिल्म, हाँ, एक्सेल की I'll probably be doing which yeah, तो yeah, I love working with them यार। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो लोग, और फिर yeah, I like working। एक मैंने आपकी फिल्म देखी, उसमें एक सीन था और मुझे पता नहीं क्यों व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस इंटरव्यू तब भी मुझे वो सीन याद आया, जिसमें बधाई हो की मैं बात कर रहा हूँ, अमित की फिल्म, हाँ जिसमें रेने की माँ उससे अपनी सिक्योरिटीज इनसिक्योरिटीज बहुत सारी चीजें शेयर कर रही है। हाउ वाज दैट रोल? हाउ डिड यू अप्रोच दैट रोल, being being mother of a daughter and then having your own set of experiences when you were a daughter? हम्म, हाँ, तो ये कॉन्शियस चीज नहीं होती ना, तो अपने आप से ये हो ही सा जाता है, क्योंकि आप अब इस सब चीजों की जो आपने ये सब चीजें बोली, आप उसके एक सम टोटल हो ना। तो आप कभी भी आई थिंक कॉन्शियसली वो इतना नहीं निकालते हो खुद से, वो आई थिंक इट जस्ट इन्फॉर्म्स द मोमेंट एट दैट टाइम, बट like I never judged her. Okay, like some lot of people feel कि वो what kind of a modern day or postmodern day woman is she के उनको वो दूसरी औरत जो pregnant हो गई है उनको ऐसे बोल रही हैं, वो you know that world view that she has on that.
I find her a very pragmatic mother, you know. अगर मेरी बेटी भी कल को ऐसा सिचुएशन हो तो मुझे कोई हिचक नहीं है ये बात कहने में कि काफी हद तक मेरा रिस्पॉन्स यही होगा कि ये इतना सिंपल सिचुएशन नहीं है, एक्चुअली की नहीं है यार, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है इस सिचुएशन की, और अगर आप उसकी अवेयरनेस में नहीं है तो वो आपकी लाइफ में अच्छा खासा हैवक कर सकती है, पॉसिबल है। तो आई फाइंड हर वेरी pragmatic mother. I think I have known women, मैंने यहाँ देखा है, it's a very upper middle class, they're very Prithviraj Road, Delhi, you know what I mean? That was मेरे दिमाग में ऐसी एक छवि थी कि वो पृथ्वीराज रोड में रहती होंगी, और yeah, I found her quite cool, quite cool, quite relatable, quite easy. मुझे कुछ ज्यादा चलना नहीं पड़ा कि उनको जाके मैं ढूंढूं कहाँ और कौन सी माँ है ये। I think हाँ, मुझ में भी वो माँ है। तो because yes, I am a mother and probably in the similar situation, it's quite likely कि वो बात मैं करूंगी अपनी बेटी से कि ये देख लो है, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। और परमानेंट रूममेट्स वाली चिल माँ, कूल माँ। एक तो ये सब ये जो हम ये जो लेबलें लगा रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ चिल माँ, कूल माँ, हंसी जा रही है हम एक्टर्स उसमें, पता है मैं बताऊँ। हाँ हाँ, because है कुछ इसमें थोड़ी डेंजर रहता है आई थिंक इतना लेबलिंग करने में, जो कि अब फिर वो लिखी चीज उस दायरे में जाती है कहीं पे, यू नो, कि वो चिल्मा वो हो गई, लोगों को पसंद आ रही है चिल्मा, तो चिल्मा लिखो, तो फिर चिल्मा का एक दायरा बन जाएगा। हर चीज जो हम शुरू करते हैं वो कितनी जल्दी स्टीरियोटाइप हो जाती है ना, ट्रू और ट्रू। है ना, तो आई जस्ट फील में मुझे लगता है कि हम अगर शायद ना करें लेबल तो ज्यादा मजा आए खेलने में उसमें, ऐसा मुझे लगता है। तो yeah, that was very wonderful काम यार, बहुत मजा आया वो करने में। एक तो पहली बार आई थिंक इट वाज फर्स्ट यू नो डिजिटल एक्सपीरियंस, मेरा पहला काम था वो विद हाँ टीवीएस, तो बहुत मजा आया। तो इवन टोटली यंग पीपल, फ्रेश राइटिंग, यू नो, लवली राइटिंग, आपको करना ही नहीं पड़ रहा कुछ, लिखा ही इतना अच्छा हुआ है यार, आपको क्या करना है उसमें, आपको आपको कर ही देना है, करना भी नहीं है एक्चुअली, because they are writing it so well that you just have to be there, and very nice it was. उस असरानी जी was such a, मतलब मैं क्या बोलूं, असरानी जी को I've never worked with him before, he's fantastic। मैंने तो मुझे शॉर्ट में उनको देख के हंसी जब आ जाए ना, वो वैसे वाले हैं, और बहुत मजेदार, बहुत मजा आया। क्लियरली, मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट दैट joy is on your face। Yeah. ऐसा कभी दिमाग में आता है कि यार हम लोग बड़े होते देखते थे कि अच्छा आशा पारेख कुछ फिल्मों में माँ बनी, फिर निरूपा रॉय, फिर रीमा लागू, अब इधर या तो सीमा पावा को वो माँ वाले रोल ऑफर हो रहे हैं या आपको हो रहे हैं, मतलब अलग अलग वेरिएशन है। तो कभी आता है कि ऐसा एक खांचा बनता जा रहा है, इट्स गुड बैड, या नहीं ठीक है रोल आ रहे हैं कर रहे हैं? दोनों How's ही it? चीजें हैं, आई एम श्योर यू नो द आंसर आल्सो टू दैट, ये दोनों ही चीजें हैं। अगेन बहुत खुशी है कि आ रहे हैं रोल्स व्हिच आर, बिकॉज़ द रोल्स आर आल्सो बेटर एंड बेटर रिटन ना, माँ के रोल्स भी बेटर और बेटर लिखे जा रहे हैं, ये तो बात है। वो वाली माँ जो हम देखते थे, वो निरूपा रॉय वाली माँ तो अब कम ही देखने को मिलती है ना, तो थैंकफुली दैट। तो माँ है तो कौन सी माँ है, थोड़ा इंटरेस्टिंग माँ है, लेयर्स हैं, नुआंस है हाँ कुछ, मतलब मैं मोहिनी राठौर और वसुधा का रोल देखता हूँ तो बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क एग्जैक्टली। है। तो दैट्स नाइस, बट आल्सो लाइक आई कीप सेइंग दैट, क्योंकि अब एजिज्म की ही बात की जाए तो बहुत जल्दी आप जो आपको माँ का खिताब अगर दे दिया जाए तो फिर वो दायरे बन जाते हैं। सो आई जस्ट विश देयर इज मोर राइटिंग वेयर व्हिच इज, या व्हिच इज नॉट जस्ट के अब माँ ही है ना, तो या जस्ट जैसे मोर। ताजमहल का रोल है, किसका? जैसे ताजमहल, ताजमहल में आपको बोला फ्रेश रोल था, बहुत रॉ फ्रेश। just to see, you know, middle-aged people just doing that thing, you know, which is not just only a family setup, because अब वो भी अब हो गया ना काफी, अब just hoping to get newer writing which would be lovely। और जैसे मुझे अभी ध्यान आ रहा है बंदिश बैंडिट में एक बड़ा खूबसूरत शॉट है जिसमें बावड़ी है और आप वो एक टर्म को ऐसा लग रहा है जैसे मीराबाई के लिए एक पेन शॉट गढ़ा गया हो। हाँ, तो ये आनंद मीराबाई काफी या
क्या बोले, मुझे बचपन से काफी रुझाव रहा है मीराबाई की तरफ ना। एक अमर चित्र कथा आती थी पहले, वो किताबें, तो एक तो हर टाइप की अमर चित्र कथा का अगर आपने पढ़ी हो काफी, तो जो इलस्ट्रेशन होता है ना काफी अलग होता है, किसी में एक तरह का होगा, किसी में एक तरह। तो मीराबाई की जो इलस्ट्रेशन है, एक तो वो इतनी सुंदर है, इट्स लाइक अ वेरी लिरिकली ड्रॉन, लिटरली लिरिकली, एंड एक सेंटर स्प्रेड है उसमें, उस only अमर चित्र कथा in which I saw a center spread in which it's he, where she's really lost herself in him, and it's an embrace, but where she is, वो बेसुध हो चुकी है, और एंड ही इज होल्डिंग हर। बहुत सुंदर एक इमेज है वो। तो मीराबाई हाँ हमेशा से मेरे लिए काफी अट्रैक्टिव रही है, तो बड़ा मजा आया तानपुरे के साथ में, इसलिए स्पेशली इन बंदिश या दैट बावड़ी वाज बहुत ही सुंदर, जो दिखती है वैसी। कहाँ पे शूट किया था? जोधपुर। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। क्योंकि मेन हवेली का सेट तो शायद बॉम्बे में या कहीं मुंबई में कहीं था। Yeah, actually we had to shoot it in Jodhpur, लेकिन this entire thing got postponed sort of because Nasir had a back problem. तो पहले एक शेड्यूल हुआ था जो हमको जाना था, निकलने के पहले ही वो उनको बैक प्रॉब्लम हो गया, पूरा एंटायर स्केट कैंसिल हो गया, फिर से रीडू हुआ था, तो फिर it was better for him to be in Bombay and not be out I think so much, तो वो उसका सेट लगाया गया पूरी हवेली का मीरा रोड, so we shot yeah the interior। और नसीर भाई गाने से इतना भागते हैं, और yeah I know yeah this was your first experience with him no acting project wise? we've done a film together called Parzania, Rahul Dholakia। Yes, Rahul Dholakia। जी जी जी, तो वो हमने की थी, लेकिन नसीर को मैं बहुत साल से जानती हूँ, जब हम दिल्ली से नाटक लेके आते थे चिंगारी के, तब से नसीर और रत्ना हमारे नाटक देखने आते थे, एंड वर वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ आवर वर्क एज व्यूअर ऑफ दिस। तो नसीर के साथ एक थिएटर का हमेशा सिलसिला बहुत पुराना रहा है। इनफैक्ट अपना उन्होंने हमको इतनी जेनरसली, हम लोग एक नाटक कर रहे थे ब्लू मग, हम उसको रिवाइव कर रहे थे, तो अतुल ने डायरेक्ट किया है वो। अतुल ने डायरेक्ट किया था, तो उन्होंने हमको अपना फार्म हाउस दिया था करजत में, आके जाओ वहीं पे रह के, हम चाहते थे कि हम सब साथ रह के, कि हम रिवाइव कर रहे थे काफी टाइम बाद, उसको फटाफट ढूंढ लें उस नाटक को फिर से, तो he gave us his farm house and yeah, so he's always just known Naseem for very long but worked on 2 projects। एक नसीर साहब के बारे में किंवदंती मशहूर है, आप बताइए वो सत्य है कि नहीं, कि वो जो उनका करजत वाला फार्म हाउस है, उसके दरवाजों पे उन्होंने ट्रॉफियां मढ़वा रखी है। ट्रॉफियां? हाँ, वो जो उनको भी एक्टर की ट्रॉफियां मिलती है, वो उसके दरवाजों के हत्थे पे लगवा देते हैं जाके। अच्छा, मुझे ऐसा याद नहीं है कुछ। ये संजय मिश्रा ने इसका जिक्र किया था। अच्छा, या तो बाद में कभी उन्होंने करवा दिया होगा, जब वो कहोगे कि क्या करूं इनका, नहीं, उन्होंने भी यही बोला कि मैंने ऐसा सुना है, तो मैंने कहा ये सुना सुना बहुत चल रहा है, आप करजत गए हो, आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा, मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, ये अगर होती तो आई थिंक रह ही जाती शायद जहन में, बट अच्छा, हमने वेब सीरीज की बात की, हमने फिल्मों की बात की, आपने टीवी सीरियल्स भी ठीक ठाक किए हैं। बहुत तो नहीं किए जिससे नॉर्मली टीवी के एक्टर करते हैं, क्योंकि एक कुछ चीज रहती थी कि मुझे एक्स नंबर से ज्यादा काम नहीं करना दिन महीने में, है ना, वो एक रहता है ना नॉर्मली, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भागना, वो एक के बाद एक सीरियल, ये मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे ये करना नहीं है, पैसे कमाने हैं और सीरियल में पैसे अच्छे मिलते हैं, तो इससे डेली सोप आने से पहले टेलीविजन के साथ, टेलीविजन कुछ और ही था ना, कुछ और ही तरह का होता था टेलीविजन बिफोर डेली सोप। डेली सोप आने के बाद मतलब मुझे आज तक कभी खुशी नहीं हुई किसी भी टेलीविजन सेट पे जाके, ना, आपका ऑफिस है, आपको जाना है, पैसे कमाने हैं, तो आप जा रहे हो। फॉर मी इट वाज प्योरली दैट, और जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वहां पे तो आपको खुद को बचाना पड़ता है कि आप कैसे बचाओ खुद को इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज the kind of stuff that you have to say and be, it's मतलब क्या बोले, परफॉर्मेंस क्राफ्ट या उससे तो बहुत ही दूर दूर का कोई लेना देना होता नहीं उसका, और जिन कंडीशंस में आप कर रहे होते हो, वही जैसे मैं कहा पहले, उनकी भी वो है कुछ मजबूरियां कि उस टाइम तक एपिसोड जाना ही है, लिखे हुए हैं नहीं पहले, अब एंड में लिखे जाएंगे, अब आप
अब क्या है, 2 घंटे हैं, वो टेप जानी है, अब आप यहाँ खड़े हो जाओ, अब ये वाला क्लोज दे दो, और अब यू नो ऑल दैट काइंड. सो इट्स लाइक गोइंग टू ऑफिस टू अर्न मनी. तो खुशी तो नहीं रही कभी भी डेली सोप आने के बाद. बट टेलीविजन आई एंजॉयड रियली सम गुड वर्क इन टेलीविजन बिफोर डेली सोप्स. तो डेली सोप आने के बाद में ये होता था कि कम से कम करके कैसे बचा के अपने आप को पैसे कमा दो. Literally, that was my relation with television post daily soap. So I'm left with two questions. One is the obvious one about your future projects. Before starting this interview, I got a call कि मिर्जापुर सीजन 2 के लिए ये और ये सेट अवेलेबल हैं एक्टर्स के, शीबा एंड राजेश तेलंग एंड कुलभूषण खरबंदा एंड रसिका दुग्गल, ऐसे वो सब पूरा पिच. तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम लोग इंटरव्यू शुरू होने के पहले जो एक बात कर रहे थे, पर्दे पे रोल निभाना और फिर असल जिंदगी में एक किरदार औरत का, शीबा चड्ढा का किरदार जो आप निभा रही हैं, और एक किरदार मदर का जो दिल धड़कनों दो के जिक्र में आया, और मदरिंग को लेके जो स्टीरियोटाइप्स हैं, न सिर्फ पर्दे पर बल्कि पर्दे की बाहर सोसाइटी में भी. आई वॉन्ट योर व्यूज ऑन दैट. जैसे मैं इसी बरगद सीरीज के लिए सीमा पावा जी से बात कर रहा था. शी सेड कि मेरे लिए इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि 3 नैपी मैं धोऊं 3 नैपी तुम धो. मेरे लिए वो इक्वलिटी का मतलब शायद ये है कि अच्छा, जब तक मैं नैपी धो रही हूँ तुम कॉफी बना दो मेरे लिए, यू नो. तो एंड शी सेड कि मैं ये रोल भी एंजॉय कर रही हूँ. हाउ वाज इट फॉर यू? मतलब आई मीन टू रेज अ किड एंड देन करियर भी है, एंड एट टाइम्स यू हैव टू फेस दीस चॉइसेस कि आउटडोर शूट नहीं इतना लंबा जा सकते हैं. तो ये मेरे लिए अभी तक स्ट्रगल है सर ना, बिकॉज आई एम अ सिंगल मदर. सो दैट इन इटसेल्फ आई थिंक इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट रोल. बहुत मुश्किल है. मैं ये मेरे लिए ये मेरी रियलिटी है कि बहुत मुश्किल है, बिकॉज I have refused so much work because of this thing, that I have compulsions. I don't have the necessary support consistently like I would have wanted or needed if I had to. I'm just talking in terms of work right now. So there's a lot of compromise one has to do. You know, literally abhi going forward, abhi मेरे को ऐसा काम आ रहा है where I have to travel, you know, 3-4 महीने लग के काफी travel. तो अब फर्स्ट थॉट इज कि अब मैं अभी कौन सा इसमें से लूंगी, अब मैं कौन सा छोड़ूंगी, है ना. तो नॉर्मली लाइक अ मैन प्रोबेबली मोस्टली वुडंट इवन थिंक अबाउट इट. उनको दिमाग में भी नहीं आएगा. बट अगर मुझे 4 फिल्म्स ऑफर हुई हैं तो शायद मैं 2 ही कर पाऊंगी उसमें से, क्योंकि मेरा कंपल्शन है वो. सो आई थिंक एज अ and I'm a single mother, so I think my thing becomes tougher, but I'm sure just for mothers who are working mothers, it's very tough as well, I believe. ऐसा मैंने सुना है मेरे दोस्तों से, क्योंकि कहीं पे आई फील पेरेंटहुड का जो प्राइमरी ओनस आता है वो अभी भी लार्जली औरत पर ही है. ऐसा मैंने एक्सपीरियंशियली देखा है. तो एक तो ये सच है एक्सपीरियंशियली मेरा, मैंने देखा है और मेरे आसपास भी और मेरी लाइफ में भी. तो उसके चलते इट्स अ डिफिकल्ट रोल. इट्स अ डिफिकल्ट रोल. यू आर रिस्पांसिबल फॉर योरसेल्फ, फॉर रनिंग द हाउस, for your child's entire emotional, mental, physical well-being, and your work, and then your creative life, and then so it's a lot. I think it's a lot. So it's a शायद कई औरतों के लिए ऐसा नहीं होगा और अलग choices हैं, अलग whatever है. But presently, because also the kind of work now I'm getting last 2-3 years requires a lot of travel, and you know, back to back आएगा travel. फिर आप क्या करो, आप नहीं कर पाओगे. तो yeah, it's tough. It's very tough. Yeah. And what about those बंदिशें? अच्छा, माँ है तो ऐसी होनी चाहिए, औरत है तो ऐसी होनी चाहिए. कई दफा ऐसा होता है क्या कि उसकी वजह से जो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो थोड़ी सी
प्रभावित होने लगती है। हम मैं लेट मी से इट इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, हम लोग की कंडीशनिंग ऐसी हुई कि हम अपनी माओ को बहुत खांचों में देखने के आदी हो गए हैं कि माँ है तो ममता से भरी, पवित्रता से भरी, ऐसी वैसी, मतलब हम उसको उनके फ्लॉज के साथ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल वुमन की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज आई थिंक अब मैं काफी टाइम से अपनी बेटी को कहती हूँ कि जस्ट बिकॉज मैं पेरेंट हूँ या इफ योर फादर इज आल्सो पेरेंट, हम पेरेंट्स को या माँ को भगवान के लिए ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि हम कोई मिस्टेक्स नहीं मेक करेंगे और हम फैलेबल नहीं है। हम आप ही के जैसे हैं, उतने ही वनरेबल, उतने ही फैलेबल, उतने ही फ्लॉज से भरे हुए और उतने ही सर्चिंग। तो ये पहले तो बात मान लो, आई एम एक्सपेक्टेड टू मेक मिस्टेक्स। जब आप मिस्टेक करती हो तो आप चाहती हो ना कि मैं आपकी मिस्टेक को विद कंपैशन या विद अंडरस्टैंडिंग देखूं। तो उसी तरह से वो फेवर और वो चीज आपको अपने पेरेंट्स को भी देनी है, ये बहुत जरूरी है। और आई डोंट थिंक जस्ट बिकॉज हम माँ बाप बन जाते हैं तो हमको कोई सुपर ह्यूमन बन जाना चाहिए। हम बन जाते हैं और फिर हमको याद आता है कि हमने क्यों किया। तो I have also been a mother which, and I am to a large degree a mother which is very I'll overdo it ना, हम overdo कर देते हैं। और पर अब समझ आ रहा है कि ओवरडू में वाकई कुछ बहुत रखा नहीं है। इफ यू रियली फाइंड द राइट, ये राइट भी थोड़ा गड़बड़ शब्द है, इवॉल्विंग है रिलेशनशिप। आपके बच्चे के साथ भी आपका इवॉल्विंग है, जैसा आपका खुद के साथ इवॉल्विंग है, आपके पार्टनर के साथ इवॉल्विंग है, आपका रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड दैट यू आर सीइंग इज इवॉल्विंग। ये बात की समझ अपने बच्चों को भी देना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा समझ में आता है कि आई एम ऑल्सो इवॉल्विंग ह्यूमन बीइंग, तो मेरी भी उतनी ही खामियां और गड़बड़े होंगी जितनी आपकी। आप इवॉल्व कर रही हो तो मैं भी इवॉल्व कर रही हूँ। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट फॉर ईच अदर, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट नाउ। अब तो बहुत बात इनफैक्ट होती है। आप ये कह रही तो मुझे वो बंदिश बैंडिट का ही वो वाला सीन याद आ रहा है वेयर द गाय गेट्स टू नो कि ओके माय मॉम वाज इन लव विद दिस फेलो अतुल कुलकर्णी। Yeah. वो इतना शॉक था, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अरे भाई क्यों नहीं हो सकता, शी इज Hmm. आल्सो अ ह्यूमन बीइंग, शी हैज हर ओन Hmm. पास्ट। Hmm. 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 Yeah, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ये बार बार जिक्र आ रहा है, आपको कौन सी वेब सीरीज पसंद है, कोई आपने बिंज वॉच किया हो ऐसा है? आप हिंदी में बोल रहे हो, हिंदी की? हिंदी या नॉन हिंदी? मैं एक तो बहुत ज्यादा वाकई नहीं देखती, मुझे लगा था लॉकडाउन में मैं खूब देखूंगी, जो नहीं देखा था नहीं देखा मैंने फिर भी। तो बट मुझे फ्लीबैग एक सीरीज है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो। मुझे ओके। वो एक्टर, वो राइटिंग, वो जो वर्ल्ड उसने क्रिएट किया है मुझे बहुत पसंद है। बहुत कैरिस्मेटिक औरत लगती है मुझे वो। अभी मैंने पाताल लोक देखा ओनली फॉर जयदीप बिकॉज आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ जयदीप एलावर्ट्स। तो काफी अच्छा लगा मुझे पाताल लोक, आई थॉट वेरी वेल रिटन। सीरीज में मैंने वाकई नहीं देखा है ज्यादा, पता है। मिर्जापुर भी मैंने पहला बहुत टाइम बाद देखा था। या इनफैक्ट आई थिंक पंकज ने तो अब देखा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आई थिंक मैंने कुछ बहुत खचर पचर था, पर मैंने आई थिंक ये बात सुनी थी कि पंकज ने लॉकडाउन में पहली बार देखा है अब मिर्जापुर। या और ऐसा कोई खास तो, या हाउस ऑफ कार्ड्स देखा था शुरू शुरू में काफी, बट देन आई लॉस्ट द प्लॉट। बाद में गड़बड़ हो गया। जी जी। बट व्हाट आई वांट टू सी नाउ इज दिस वन। एक तो वो social network, यस। one that, and I want to see the one Raghu Karnad, who I find amazing. He's recommending a lot is the Billionaires Club. ये यस। Netflix पे, yeah. So these two on my total must watch list now. So these two are going to see. अच्छा, जैसे हम लोग आप लोगों के काम के फैन क्यों होते हैं कि भाई इस सीरीज या फिल्म में इन्होंने कमाल का काम किया, आपको किनका काम बहुत पसंद आता है और ऐसी कोई ख्वाहिश भी आती हो कि यार इनके साथ करना है कुछ? इरफान खान के साथ। अब तो नहीं होगा, but yeah, my first choice would always be him. Um, yeah, Jaideep, I would love to work with Jaideep. I find him very, very mazedar as an actor. Yeah. And the girls, I'm thinking, yeah, मैं ना देखती नहीं हूँ ज्यादा, इसलिए थोड़ा गड़बड़ है। I'm thinking.
ईशान खट्टर I find very like I think he's an actor बहुत जैसे कुछ है उसमें lovely. I might be working with him. मुझे क्यों नहीं, सानिया के साथ में मजा आता है खूब काम करके, हमने किए थे 2 प्रोजेक्ट्स, you know, the young people are lovely. I find her also like I saw a photograph, थोड़ी सी पूरी नहीं, इतनी सुंदर उसने काम किया. आपने देखी है वो फिल्म? Yes. Yeah, I thought Sanya was fantastic in that film. बहुत ही ज्यादा बढ़िया मुझे लगी वो. He's choosing good projects. Yeah, we just did a film अभी, बहुत एक मुझे भी सुंदर ही फिल्म है पगलैट See, करके. I just saw that. I just said that she's choosing good projects. Good co-actor. Yeah, no, I think that's a good film. Yeah, I really am looking forward to that film. मुझे मेरे ख्याल से वो अच्छी फिल्म है. अब देखी नहीं है, but मजा आया था. अच्छा. नॉन फिल्म लाइफ कैसा है? मतलब बुक्स पढ़ती हैं, कुकिंग, गार्डनिंग, ट्रैवल? मैं इंट्रिंसिकली बहुत लेजी हूँ, तो ये सब मेरे बकेट लिस्ट में रहता है कि मुझे करना है. जैसे पर अब बहुत कम होता है ये सब. मैं पहले बहुत ज्यादा पढ़ती थी. इनफैक्ट माय मदर टेल्स मी कि उनको मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी जिस फ्रीक्वेंसी से मैं किताबें पढ़ती थी. ओके. फिर लेंडिंग लाइब्रेरी शुरू हो गई, थैंकफुली, तो अच्छा था. मैं इतना फास्ट पढ़ती थी और इतनी जल्दी मुझे किताबें चाहिए होती थी. अब थोड़ा मैं काफी मैं देख रही हूँ कि मैं किताबों से कम पढ़ रही हूँ और मैं ऑनलाइन पर मैं पढ़ती बहुत हूँ ऑनलाइन. तो दैट्स व्हाट हैपेंस कि मैं लगता है कि मैं सीरीज देखूंगी, लेकिन आई एंड अप स्टार्टिंग मैं पढ़ने लग जाती हूँ कुछ तो भी ना. I'm new to Instagram. I've just joined Instagram in May. Okay. So I'm quite blown by the kind of amazing literature that's available to read. पढ़ने के लिए कितना कुछ, और ये यंग कुछ लोग इतना बढ़िया लिख रहे हैं यार, और उनकी नजर इतनी सुंदर है, उनका वो नजर को लिखने का तरीका इतना सुंदर है. तो देयर आर क्वाइट अ फ्यू व्हिच आर वेरी वंडरफुल यार. आई रीड देम अ लॉट. मैं खूब पढ़ती हूँ ऑनलाइन. गार्डनिंग मतलब ऐसा है कि कोई कर दे, मैं बता दूं, मुझे खुद ना करना पड़े. तो गार्डनिंग में कोई कर दे. बट या कुकिंग का बिल्कुल शौक नहीं है. पहले था, अब बिल्कुल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कुकिंग में एट ऑल. या I love watching theater. That's why my but yeah, that's what I really, one thing that I really keep liking. I mean, that doesn't go. I really like watching theater. But socially also I'm very कुछ ऐसा हो गया I think पिछले कुछ सालों से I'm very withdrawn. Quite बिल्कुल ऐसा नहीं है. ऐसे आप मतलब बहुत ही कम जाना आना, एक आध दोस्त वो आएंगे, but you know bigger social group कुछ ऐसा हो गया I think पिछले सालों में. It became very shrunk and very less. तो मैं सोशल भी नहीं हूँ. तो I think बच्चे के साथ ही एक तो you know time spent with my daughters. कई बार ये भी लगता है कि काम होता है तो फिर जो भी एक्स्ट्रा टाइम हो, my focus is always कि you know I do something with her. You know we sometimes take writing courses. उसने अभी Udemy के बड़ा मजा आता है यार. तो लिखने में रुचि नहीं है, वो कभी लिखने पे उतरी नहीं. बट आई रियलाइज आई रियली लाइक टू राइट. तो वो कर लिया, थोड़े बहुत पेंटिंग कर ली उसके साथ. वो सब ही चलता है यार. बट आई एम आल्सो वेरी गुड विद वेस्टिंग टाइम सर. मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बैठी हूँ और मैं चाय पी रही हूँ और मैं पौधे देख रही हूँ और उसमें मैं थोड़ा साथ में पढ़ लिया. मैं मतलब आई एम वेरी गुड टू वेस्ट टाइम. मुझे कोई प्रोडक्टिव होने की कोई वो some people have ना, if they are not productive, उनको लगता है कि मतलब आज दिन में क्या प्रोडक्टिव किया. मेरे को नहीं होता ऐसा. But it's important that I go to work. But I also, it's very important that I work cannot be the it can't be my life. ये मेरे हमेशा से हो रहा है. कभी भी वर्क के लिए ऑब्सेशन नहीं रहा कभी भी. बट मैं को ये बात समझ आ रही है इस टाइम लॉकडाउन में कि अब जो मेरा काम है वो वाकई मेरी जिंदगी में का कितना बड़ा हिस्सा है और क्या अहमियत रखता है वो मेरे लिए. आई थिंक मेरे को लॉकडाउन में अब समझ आया है. मैंने कभी भी अपने काम को सीरियसली इन दैट सेंस लिया ही नहीं है. एंड दैट्स अ फैक्ट. इट्स समथिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो होते रहता है साइड में.
जब अच्छा काम आता है आप करते हो, आप वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। आई नीड टू ऑलवेज बी मेकिंग मनी एज अ, मेरा पर्सनालिटी में वो है दैट एज अ वुमन आई नीड टू बी मेकिंग माय ओन मनी, तो वो चलते रहता है साइड में, एंड काम आते रहता है, बट काम कभी भी मेरी जिंदगी नहीं रहा, एवर, नेवर। बट आई थिंक आई ऑल्सो नीड टू रिकॉग्नाइज कि उसकी जगह क्या है मेरी जिंदगी में। तो आई थिंक इन लॉकडाउन दैट्स बिकम क्वाइट क्लियर टू मी दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग प्लेस इन माय लाइफ नाउ, जो मैं रिकॉग्नाइज नहीं किया इसके पहले ना। इट्स नाइस। तो या सब इंट्रोस्पेक्शन। चलिए शीबा चड्ढा, आपने इतना सारा वक्त दिया, इतने खूबसूरत ख्याल साझा किए, खूब खिलखिलाई, आंखें भी गीली हुई, और थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। चलिए बरगद में आप और किस मेहमान को देखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शीबा ने, माफ करिएगा, शीबा ने पेरेंटिंग को लेकर, एक्टिंग को लेकर, कास्टिंग को लेकर जो बातें कही हैं उनके बारे में भी अपनी राय जरूर साझा करें। शुक्रिया।